हे दोस्तों, कैसे हो? मैं हूँ आपकी अपनी सारा फ्रॉम मानवा रिकैप समरी एक्सप्लेन्ड और इस सीरीज के सारे पार्ट्स देखने के लिए चैनल की प्लेलिस्ट चेक करना मत भूलना। तो सोचो, क्या होगा जब आप अपने बचपन के दोस्त के साथ एक रिलीजियस ट्रिप पर जाओ, पर वो जगह एक कल्ट निकले जहाँ लोग एक कुत्ते को भगवान मानते हैं और इससे पहले कि आप कुछ समझ पाओ, आपको पिंजरे में बंद कर दिया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। स्कूल का नया साल स्टार्ट हो चुका है और गेस व्हाट, हमारा डैनियल अब सीनियर बन गया है। चैप्टर की शुरुआत में ही कुछ लड़कियां उसे ऐसी दीवानी नजरों से देख रही हैं जैसे कोई सुपरस्टार आ गया हो। वो आपस में बात कर रही हैं, यार उस बंदे को देखो कितना हॉट है, रियल लाइफ में तो और भी हैंडसम लगता है, बॉडी तो देखो इसकी कमाल है। एक लड़की तो ये भी कहती है, मैंने सुना है पीटीजे ने इसे ऑफर दिया था बट इसने ठुकरा दिया। सोचो जरा। ऑब्वियसली ये लड़कियां सुपर एक्साइटेड हैं क्योंकि डैनियल अब उनका सीनियर है और ये सब स्कूल में नई नई आई है। इनकी नजर आगे पड़ती है ब्यूटी डिपार्टमेंट के ईलाई पर। सारी लड़कियां उसके आगे पीछे घूम रही हैं। ईलाई कैसे हो, स्कूल के बाद क्या कर रहे हो? लेकिन अपना ईलाई भाई, वो तो बहुत ही सख्त लौंडा है, किसी को भाव ही नहीं देता। सीधा बोलता है, मैं स्कूल के बाद बहुत बिजी हूँ, और जैसे ही स्कूल खत्म होता है पतली गली से निकल लेता है। मतलब सीरियसली इतना सब। लड़कियां आपस में डिस्कस कर रही है अपनी सीनियर्स में कितने हैंडसम बंदे हैं ना, इलाई जैंग, डैनियल पार्क और कौन है। और तभी एंट्री होती है हमारे जैक की। बेचारा मन ही मन में सोच रहा है, यार मुश्किल है, मैं भी चाहता हूँ कि नई लड़कियों पे थोड़ी नजर डालूं, लेकिन मेरे दिल पे तो सिर्फ और सिर्फ मीरा है। वो मीरा से तो प्यार करता है, लेकिन दिल के किसी कोने में एक छोटी सी होप है कि नई लड़कियां उसे भी थोड़ा भाव दे। ये सोचते सोचते वो हल्का सा स्माइल करने लगता है और अचानक मीरा उसे देख लेती है। ऐसा लगता है मीरा समझ गई कि इसके अंदर का शैतान जाग रहा है और वो वहाँ से चली जाती है। तो सेकेंड ईयर स्टार्ट हो चुका है और स्कूल में बहुत से नए फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स आ गए हैं। लोग आपस में बातें कर रहे हैं, फैशन डिपार्टमेंट वाले कोई भी कपड़े पहन सकते, कितनी जेलसी हो रही है। और ब्यूटी डिपार्टमेंट वालों को हेयर कलर करवाना अलाउड है। और सुनो, प्रैक्टिकल म्यूजिक और वोकल एंड डांस डिपार्टमेंट वाले एक दूसरे से नफरत करते हैं। डैनियल की आवाज आती है, आज फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स का स्कूल में पहला दिन है, उनके लिए ये काफी एक्साइटिंग दिन होना चाहिए। लेकिन जब हम फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स को देखते हैं, OMG, सारे के सारे बेंच पर सर रख के सो रहे। उन्हें घंटा फर्क नहीं पड़ रहा कि आज उनका पहला दिन है। ये है कंप्यूटर डिपार्टमेंट के स्टूडेंट्स और उनका टीचर उन्हें कंप्यूटर स्क्रीन के थ्रू पढ़ा रहा है। टीचर चिल्ला रहा है, तुम सब कर क्या रहे हो, हम तुम्हारी उम्र में थे तो कितनी एनर्जी थी। पर स्टूडेंट्स को बस ये है कि उफ, इसका लेक्चर कब खत्म होगा। और तभी प्लॉट ट्विस्ट, जिस स्क्रीन से टीचर बात कर रहा होता है वो सडनली हैक हो जाती है और स्क्रीन पर चलने लगती है एक वेल लेट्स जस्ट से मूवी। जैसे ही आवाज आती है, कम ऑन बेबी, ओ ये, सारे सोए हुए स्टूडेंट्स एकदम से उठ जाते हैं, फुल एक्साइटेड। क्लास में जो फिजिकल टीचर होता है वो पैनिक हो जाता है, क्लास मॉनिटर कौन है, जल्दी से बंद करो, ये सब क्या चल रहा है। पर स्क्रीन ऑफ ही नहीं हो रही होती। और ये मूवी सिर्फ एक क्लास में नहीं बल्कि पूरे स्कूल के हर डिपार्टमेंट में चल रही होती है। कैन यू गेस इतना खतरनाक बंदा कौन हो सकता है? इट कैन ओनली बी वन पर्सन, हमारा अपना कोजी। उसने भी कंप्यूटर डिपार्टमेंट में फर्स्ट ईयर स्टूडेंट बन के एडमिशन ले लिया है। ये सब करने के बाद वो मन में सोच रहा है, मैं बहुत बोर हो रहा था, चलो अब थोड़ा कम बोर हो रहा हूँ। एक्चुअली क्रिस्टल ने उसकी एडमिशन में हेल्प की थी। बदले में कोजी ने उसे उस शर्ट पर नंबर ट्रेस करके दिया था जहां डैनियल किडनैप हुआ था। कोजी स्कूल में इसलिए आया है क्योंकि उसने एक बार जय को देखा था और समझ गया था कि जय कितना अमीर है। अब उसे लगता है कि वो स्कूल में ढेर सारे पैसे कमा सकता है। मीनवाइल फैशन डिपार्टमेंट में जय की बहन जॉय ने भी एडमिशन ले लिया है। वो आते ही डैनियल को देखती है और उसे चिपक जाती है, डैनियल अब हम एक ही स्कूल में है। ये देखकर बेचारी इनू तो जल के राख हो रही है और जय पुआ गाय, उसे समझ ही नहीं आ रहा कि क्या रिएक्ट करे। उसकी बहन उस लड़के से चिपकी हुई है जिसे वो खुद चिपकना चाहता है। डैनियल बेचारा सोच रहा है, आई होप लोग इसका गलत मतलब ना निकालें। और वहीं पर हमारी मोटी वाली क्रिस्टल डैनियल को देखकर अपने मन में सोच रही है, डैनियल पार्क, आखिर ये बंदा है कौन? मेरे पास 2 बॉडीज हैं और ये राज सिर्फ मेरे फादर जानते हैं। जब से डैनियल किडनैप हुआ था मैंने उसे ऑब्जर्व किया है। हैंडसम डैनियल और दूसरा डैनियल, ये दोनों कभी एक साथ एक जगह पर नहीं होते। कहीं इसके पास भी मेरी तरह 2 बॉडीज तो नहीं है?
क्या इसीलिए पापा ने मुझे इस पर नजर रखने को कहा है? तभी वहाँ ईलाई आ जाता है और क्रिस्टल से कहता है, क्रिस्टल मिल्कशेक पीना चाहोगी? क्रिस्टल सोचती है, इसको क्या हुआ है? ये मुझसे इतनी बात क्यों करता है? सोचो, ईलाई सुंदर लड़कियों को भाव नहीं देता, लेकिन मोटी क्रिस्टल से बात करने की कोशिश कर रहा है। ये देखकर अपना डैनियल, जो क्रिस्टल को पसंद करता है, जलने लगता है। सोचो क्या कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है। जय जॉय को देख रहा है, एनू जॉय और डैनियल को देख रही है, डैनियल ईलाई को देखकर जल रहा है और क्रिस्टल डैनियल के बारे में सोच रही है। व्हाट अ मेस। सीन शिफ्ट होता है विन जिन पर। वो एक बड़ी एजेंसी ज्वाइन करके फुल एटीट्यूड में चल रहा है। स्टूडेंट्स उसे बोल रहे हैं, विन जिन हमें भी अपने साथ जोड़ लो। लोग कह रहे हैं, ये तो हाई स्कूल का रैपर है, कितना हॉट है। पर उनको वो हॉट बस इसलिए लग रहा है क्योंकि वो एक बड़ी एजेंसी से है। विंजन मन में सोच रहा है, सब लोग मुझसे कनेक्शन बनाना चाहते हैं, मैं कितना इन डिमांड हूँ। लेकिन तभी सारी लड़कियां उसे छोड़कर दूसरी तरफ भागती हैं, क्योंकि वहां एंट्री होती है हमारे ड्यूक की। लड़कियां ड्यूक को देख के पागल हो जाती है। ओ माय गॉड ड्यूक, क्या मैं तुम्हारे साथ फोटो ले सकती हूँ? मैं भी तुम्हारी तरह पीजे में ज्वाइन होना चाहती हूँ। ये देखकर विंजन की तो अंदर से जल की खाक हो जाती है। नेक्स्ट हम देखते हैं वास्को और जेस को। जेस वास्को से कहता है, वास्को सुना है इस साल नई लड़कियों में वो लड़की भी आई है। दोनों ये कंफर्म करने के लिए जूनियर्स की क्लास में जाते हैं, लेकिन जैसे ही वो क्लास में झांकते हैं वहाँ कोई लड़की नहीं होती, सिर्फ लौंडे ही लौंडे भरे पड़े होते हैं। और ये सारे स्टूडेंट्स काफी बदमाश किस्म के लग रहे हैं। कोई सो रहा है तो कोई सिगरेट पी रहा है। वास्को और जेस को वो लड़की तो नहीं दिखती। उनको लगता है यहाँ का माहौल अजीब है और ये लोग उनसे फाइट कर सकते हैं, इसलिए जेस वास्को को वहाँ से चलने के लिए कहता है। पर तभी एक स्टूडेंट जो फोन पर बात कर रहा था उन्हें देख लेता है। वो अपने दोस्तों के साथ खड़ा होता है और वास्को की तरफ बढ़ने लगता है। ये क्या है? ये हमारी सीनियर्स है। एक कहता है, ये तो वास्को है। वास्को तुरंत जेस को अपने पीछे करता और फुल फाइटिंग पोजीशन में आ जाता है। लेकिन सरप्राइज, सारे के सारे बंदे अचानक वास्को के सामने अपना सर झुका देते हैं। वो कहते हैं, वास्को भाई हम आपकी बहुत इज्जत करते हैं। भाई लोग देखो, ये तो वास्को भाई का फेमस फाइटिंग पोस्चर है और ये जेस पार्क है, दोनों कितने कूल है। वो वास्को से कहते हैं, वास्को भाई हम भी आपकी तरह बर्न नकल्स के कपड़े पहनना चाहते हैं, प्लीज हमें भी अपने साथ मिला लीजिए। ये सुनकर बेचारे वास्को की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। लेकिन स्टोरी में एक और ट्विस्ट है। भीड़ में बैठे एक बंदे जिसका नाम लियोन ली है, वास्को को देखकर मन में सोचता है, ये तो उनताय है। ये वास्को को उसके असली नाम से जानता है, इसका मतलब वो उससे बचपन से जानता है। तो पूरे स्कूल में हर डिपार्टमेंट में कोई ना कोई फेमस बंदा है, सिवाय एक के, और वो है एनिमेशन डिपार्टमेंट। इस डिपार्टमेंट की तरफ कोई ध्यान नहीं देता। यहाँ के स्टूडेंट्स अपनी ही दुनिया में रहते हैं। कोई अपने तकिए पे बनी लड़की से बात कर रहा है तो कोई एनिमे का कॉस्प्ले करके घूम रहा है। इनकी दुनिया बस इनकी क्लास तक ही सीमित है। लेकिन तभी धड़ाम तेजी से दरवाजा खोलते हुए एक बंदा क्लास में एंटर करता है। वहाँ बैठे स्टूडेंट्स उसे कहते हैं, तुम नए हो, हम दोस्त बन सकते हैं। एक लड़की कहती है, वाओ पहले दिन नया स्टूडेंट। पर ये नया स्टूडेंट कहता है, मेरा नाम है लोगन ली और तुम सारे के सारे बेवकूफ हो। अब सीन शिफ्ट होता है फ्लैशबैक में, पूरे 3 साल पहले, मिलान मिडिल हाई स्कूल। इमेजिन दिस, स्कूल के कुछ बच्चे पूरा झुंड बना के शोर मचा रहे हैं और इस पूरे हंगामे के बीच में खड़े हैं एक लड़का और एक लड़की, ऑल लवी डवी, अबाउट टू हैव द बिग रोमांटिक मूवी मोमेंट, अ किस। द गाइज नेम इज मैकिम और वो शर्माते हुए क्राउड से कहता है, अरे यार तुम लोग इतना बोल रहे हो तो ठीक है। ये मैकिम अपने स्कूल का 8 बॉय है, काफी पॉपुलर शहजादे है जनाब, और उसके गर्लफ्रेंड को गर्लफ्रेंड बने पूरे 22 दिन हो चुके हैं। एनिवर्सरी गोल्स राइट। उसकी गर्लफ्रेंड बेचारी मन में सोच रही है, शिट मुझे काफी अजीब लग रहा है। ऑफ कोर्स जहाँ फन होता है वहाँ पढ़ाकू बच्चे भी होते हैं राइट। तो आगे बैठे कुछ नर्ड्स कंप्लेन कर रहे हैं, इन्होंने फिर से हल्ला मचाना शुरू कर दिया। इन बेवकूफों को लगता है ये क्लास इनके बाप की है। बट वेट, ड्रामा अभी शुरू हुआ है। इन्हीं पढ़ाकू बच्चों के पीछे से एक बंदा आता है और उनसे वेट फॉर इट, पैसे मांगता है। हाँ जी, द क्लासिक हफ्ता कलेक्शन। ये बंदा है जीहान किम, मैकिम का राइट हैंड मैन, जो अपने दोस्त का नाम का डर दिखाकर पूरी क्लास से पैसे लूट रहा है। द नर्ड्स बेचारे बिना कोई सीन क्रिएट किए चुपचाप पैसे दे देते हैं। सो जीहान पूरी क्लास से कलेक्शन कर रहा है। सब उसके मुंह पे तो शरीफ बने हैं, पर पीठ पीछे गालियों की बौछार। तो जीहान का कलेक्शन ड्राइव ऑलमोस्ट पूरा हो चुका है, बस एक स्टूडेंट बचा है, एक मोटा सा लड़का जो बेंच पर सर रख के आराम फरमा रहा है। जीहान उसके पास जाता है, उसे हिलाता है और कहता है, ओए नए बच्चे। बट ये नया बच्चा तो ऐसी गहरी नींद में है कि उसे कुछ सुनाई नहीं दे रहा। जीहान का ईगो ऑफ कोर्स हर्ट हो जाता है। गुस्से में आके वो उस बेंच पर एक जोरदार लात मारता है। अबे साले उठ जा। फाइनली हमारे स्लीपी हेड की आंख खुलती है और वो मासूमियत से पूछता है, क्या लंच टाइम हो गया क्या?
ओ दी इनोसेंस। जिहान इज फ्यूमिंग। लंच का टाइम नहीं, क्या तुझे मेरे हाथ से मरना है? आसपास के स्टूडेंट्स तो ऑलरेडी पॉपकॉर्न लेके बैठ गए हैं, विस्पर कर रहे हैं कि इस नए लड़के को पता नहीं उसके साथ क्या होने वाला है। जिहान उसे धमकाता है, तो मैकिम को जानता है ना, तो चुपचाप से 22 फीट दे मुझे। सीरियसली, उन्होंने अपने हफ्ते का नाम 22 फीट रखा है। हाउ क्रिएटिव। बट अब देखो ट्विस्ट, ये मोटा लड़का एक ऐसी तगड़ी अंगड़ाई लेता है और जिहान किम की तरफ देखता है, एंड गेस हु इट इज? इट्स नन अदर देन लोगन ली। हाँ जी, हमारा 15 साल का मिडिल स्कूल वाला लोगन ली। जस्ट एज मैकिम अपनी गर्लफ्रेंड को किस करने ही वाला था, विद द क्राउड चांटिंग किस किस, उसे अपने सर के ऊपर से कुछ उड़ता हुआ दिखता है। इट्स जिहान, हवा में उड़ता हुआ, नाक से खून बहता हुआ। बूम, वन पंच। लोगन ली ने मिडिल स्कूल में भी एंट्री ग्रैंड ही मारी थी। सब स्टूडेंट्स लोगन को देख के शॉक्ड है, बिकॉज एक मिडिल स्कूलर के हिसाब से उसका पंच एंड हिज बॉडी वाज मैसिव। अपेरेंटली लोगन पिछले स्कूल में भी लड़ाई करके ही यहाँ ट्रांसफर हुआ था। सिर्फ 15 साल का है, पर बॉडी पूरी अडल्ट जैसी। इवन मैकिम द स्कूल हीरो इज अ लिटिल शेकन देख के कि लोगन ने एक ही मुक्के में जिहान को स्पेस लॉन्च पे भेज दिया। बट इज्जत का सवाल है ब्रो। तो मैकिम पूरे स्टाइल में लोगन के सामने जाके कहता है, ओए आखिर तू सोच क्या रहा है अपने दिमाग में, ये सब क्या है? पूरा क्राउड मैकिम को देख रहा है, बट नॉट टू हेल्प हिम, दे जस्ट वेटिंग फॉर द शो। उनको लगता है कि अब मैकिम इसको मारेगा। उसकी गर्लफ्रेंड भी उसके साथ इसलिए है क्योंकि उसे लगता है कि मैकिम सुपर स्ट्रॉन्ग है, एंड टू बी फेयर वो है भी थोड़ा बहुत। ही इज अ फुटबॉल प्लेयर विद थाइज लाइक ट्री ट्रंक्स, 28 इंचेस मोटी। ओके, ये स्टूडेंट्स का अंदाजा है, बट यू गेट द पॉइंट, हिज लेग्स आर पावरफुल। सब सोच रहे हैं कि मैकिम की एक किक से इस नए लड़के का खेल खत्म हो जाएगा, बट जैसे ही सब ये सपने देख रहे थे, बैम, लोगन एक और मुक्का मारता है सीधा मैकिम के मुंह पे, और मैकिम भी हवा में, उसका जूता एक तरफ, वो खुद दूसरी तरफ। द स्टूडेंट्स आर एब्सोल्युटली स्टन्ड। और मैकिम लैंड कहाँ करता है? एक और मोटे से बंदे के सामने, एंड दैट माय फ्रेंड्स इज आवर ओन वेरी ओन 15-year-old टबी डैनियल पार्क। दिस इज द फर्स्ट टाइम लोगन एंड डैनियल एवर मेट। लोगन बेचारे डैनियल के पास आता है और कहता है, अबे तू कौन है बे ढक्कन? और डैनियल अपने मन में सोच रहा है, यार ये बंदा मेरे ही आगे आके क्यों गिरा? और इस पहली मुलाकात के बाद क्या हुआ? वेल, आप सबको पता ही है। लोगन ने डैनियल को इतना बुली किया, इतना परेशान किया कि डैनियल आज भी सबसे ज्यादा उसी से डरता है। फ्लैशबैक ओवर। हम प्रेजेंट में वापस आते हैं, जहाँ लोगन ने डैनियल के स्कूल एनिमेशन डिपार्टमेंट में एंट्री मारी है। वो क्लास में अनाउंस करता है, बेवकूफो, मेरा नाम है लोगन ली। और उसे पूरा डेजावू हो रहा है, क्योंकि अपनी लाइफ में उसने इतनी बार लड़ाई के चक्कर में स्कूल बदला है कि ये उसके लिए रूटीन है। पीछे से डैनियल का वॉइस ओवर आता है, एक्सप्लेनिंग कि लोगन में कॉन्फिडेंस कूट कूट के भरा था। उसने अपना पिछला स्कूल इसलिए छोड़ा क्योंकि उसके पीछे कुछ मॉन्स्टर्स पड़े थे, और हमें उन मॉन्स्टर्स की झलक मिलती है। ऑफ कोर्स इट्स गन एंड गू। चाहे लोगन कितना भी कॉन्फिडेंट हो, बाप तो बाप होता है, इसलिए वो गू से डर के वहां से भागा था। अब यहाँ आके भी उसका प्लान सेम है। He doesn't care about the department. वो बस शांति से बैठा रहता है, waiting for someone to mess with him. फिर वो उनको मारेगा, पीटेगा और यहाँ का किंग बन जाएगा। यही तो है लोगन का SOP, यानी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। So he puts his head down on the bench and sleeps, expecting a fight. लेकिन plot twist, the animation department is full of, well, एनिमेशन नर्ड। सारे के सारे इतने शरीफ हैं कि कोई उसे डिस्टर्ब ही नहीं करता। बेचारा लोगन बस सोया हुआ है। आफ्टर अ लॉन्ग टाइम एक स्टूडेंट उसे फाइनली जगाता है। लोगन अंगड़ाई लेते हुए उठता है, ऑल रेडी फॉर अ फाइट। तुमने काफी देर कर दी, तो तुम्हें किस तरह से सबक सिखाऊं? बट द स्टूडेंट्स आर लाइक, तुम्हें कौन से कार्टून पसंद है? दूसरा कहता है, क्या तुम कॉस्प्लेस करते हो? चलो एनीकॉन चलते हैं। ये सब बेचारे अलग ही अजीबो गरीब बातें कर रहे हैं, और हमारा लोगन इज टोटली क्लूलेस। ही इज थिंकिंग, ये सब क्या है? क्या ये सब पागल है? उसे ऐसी फीलिंग आ रही है जैसे वो एक भेड़िया मतलब वुल्फ है जो भेड़ों की क्लास में आ गया। उसको रियलाइज होता है कि ये सब तो ढक्कन है, इनको मारने का कोई फायदा ही नहीं है। सो लड़ाई कैंसिल। सो सीन शिफ्ट होता है टू द बॉयज टॉयलेट, जहाँ लोगन थोड़ा हल्का होने गया है। बट गेस हुज ऑलरेडी देयर, हैविंग अ स्मोकिंग पार्टी। हमारा विंजिन और उसके चमचे। ऑफ कोर्स विंजिन, जिसको पंगे लेने का कीड़ा है, वो लोगन को छेड़ने लगता है। लोगन की चेस्ट पर टैटू बने हुए हैं, तो विंजिन बोलता है, देखो तुम्हारी चेस्ट पर किसी ने कुछ बना रखा है, ये परमानेंट है या नकली? फिर वो अपनी उंगली पे थोड़ा थूक लगाता है, यू ग्रॉस ग्रॉस, और लोगन की चेस्ट पर रगड़ने लगता है। दिखने में तो काफी अच्छा लग रहा है, परमानेंट है क्या? एंड फॉर लोगन दिस इज इट, दिस इज द इन्विटेशन टू अ फाइट ही वाज वेटिंग फॉर। उसका फेस देख के साफ पता चल रहा है कि उसे विंजिन पर भयंकर गुस्सा आ रहा है। तो सीन शुरू होता है बॉयज टॉयलेट से, जहां हमारा बैड बॉय विंजिन अपने चेलों के साथ सुट्टा मार रहा है। फुल ऑन एटीट्यूड में बोल रहा है, वो बेवकूफ हमसे हार गए, उनमें से एक भी बंदा सिगरेट नहीं पीता, और टीचर्स की तो यहाँ आने की हिम्मत भी नहीं।
क्लासिक बुली टॉक, इनका अलग ही स्वैग चल रहा है। और सुनो, हर डिपार्टमेंट का अपना अपना सेपरेट बाथरूम है और इनके ठीक बगल में है कॉमिक्स डिपार्टमेंट का बाथरूम। विन जिन को वहाँ से अजीब सी स्मेल आ रही है, कहता है छी कितनी गंदी स्मेल है इन लोगों से। और उसके दोस्त बस ही तू तो वैसे भी हमेशा से उन्हें पीटना चाहता था, है ना विंजन। बस चढ़ गया हमारा हीरो, चल पड़ा कॉमिक्स डिपार्टमेंट के बाथरूम की तरफ। अब आओ उस बाथरूम के अंदर। वहाँ एक बंदा जो टेक्निकली एक कॉमिक्स डिपार्टमेंट का है, स्टॉल में बैठ के सिगी पी रहा है, मन में गालियाँ दे रहा है। साले हमेशा हमारे वॉशरूम में घुस आते हैं, ये उनका है भी नहीं। पता ये कौन है? ये बंदा पहले लोगन ली से भी पहले का डिपार्टमेंट का गुंडा था, या एटलीस्ट गुंडा होने का ड्रामा करता था। रियल में तो फट्टू है, इसको कॉमिक्स मॉमिक्स में कोई इंटरेस्ट नहीं, बस यहाँ इसलिए आया क्योंकि इसे लगा यहाँ सब कमजोर मिलेंगे और कमजोरों के बीच में ये बनेगा किंग। बेचारा स्टॉल में बैठे बैठे सोच रहा है आज मैं क्लास नहीं जाऊंगा, लक्की है साले, वरना सबका बुरा हाल करता। और बाहर विंजन की आवाज सुन के 30 मिनट से अंदर ही छुपा बैठा है, सिगरेट भी बस होठों पे लगा रखी है, पीने की हिम्मत नहीं हो रही। व्हाट अ वॉर्निंग। और तभी सीन में एंट्री होती है हमारे असली हीरो लोगन ली, अपने अंडे खुजाते हुए वॉशरूम की तरफ आ रहा है। क्लास के सारे स्टूडेंट्स वताशिवा बोल बोल के इसका सर खा गए। लोगन मन में सोच रहा है यार ये वताशिवा शब्द मेरी जुबान पे ही चिपक गया है, हट ही नहीं रहा है। और जैसी वो बाथरूम में एंटर करता है उसके मुंह से वही निकलता है, वताशिवा। विंजन और उसके चमचों ने ये सुन लिया, कान खड़े हो गए। आहा, ये तो कॉमिक्स डिपार्टमेंट का बंदा है। उनको पता चल गया क्योंकि ये शब्द सिर्फ वही लोग यूज करते हैं। विंजन फुल ऑन बुली मोड में, क्यों बे यहाँ हल्का होने आया है, तुझसे तो सुअर की बदबू आ रही है। और बेचारा लोगन जो अंदर स्टॉल में छुपा है वो भी ये सब सुन रहा है। लोगन फुल कॉन्फिडेंस में कहता है मेरे सामने से हटो, मुझे वॉशरूम यूज करना है। ओहो शेर, विंजन को तो और मजा आ गया। मैं बेट लगा सकता हूँ तू जरूर कोई मांगा पढ़ रहा होगा, देख मुझे भी एक्टिंग आती है, रबर रबर आर्म। और ये बोल के उसने लोगन का कॉलर पकड़ लिया। तभी उसकी नजर लोगन की चेस्ट पे बने टैटू पे पड़ती है। ये क्या है, पेन से बनाया क्या? और फिर अपनी उंगली पे थूक लगा के उसे मिटाने की कोशिश करने लगा। ग्रॉस डूड। अब लोगन का पेशेंस आ गया एंड पे। वो कहता है अच्छा तो तुम मुझसे लड़ना चाहते हो? काफी टाइम से लड़ा नहीं, मेरी प्रैक्टिस थोड़ी छूट गई है। ये सुन के विंजन और उसके दोस्त पहले तो एक सेकंड के लिए चुप होते हैं, फिर जोर जोर से हंसने लगते हैं। इसको क्या हो गया है? विंजन अपनी जैकेट उतारते हुए बोलता है हाँ लड़ना चाहता हूँ, क्या कर लेगा तू? और बूम, दोबारा कॉलर पकड़ के अपनी जूडो टेक्निक से लोगन को पटकने की कोशिश करता है। बट वेट, लोगन तो अपनी जगह से हिला भी नहीं, ऊपर से उसने उल्टा विंजन का कॉलर पकड़ के उसे हवा में उठा लिया। जॉज ऑन द फ्लोर गाइस। विंजन के दोस्त यार सब शॉक। इसने सिर्फ अपनी ताकत से विंजन को उठा लिया, ये वर्कआउट करता है क्या? सेल्फ डिफेंस भी जानता है? और लोगन विद अ कूल स्मर्क कहता है सॉरी समझ नहीं आ रहा तेरी बैंड कैसे बजाऊं। विंजन हवा में लटके हुए चिल्ला रहा है मुझे नीचे उतार, और मन में प्लान बना रहा है कि एक पंच में इसका गेम ओवर कर देगा। बट बिफोर ही कुड डू एनीथिंग, बैम, लोगन में अपने सर से विंजन के सर पे ऐसी हेडबट मारी कि बेचारे का चश्मा टूट गया और नाक से खून निकलने लगा। और आपको तो पता ही है विंजन और उसका चश्मा, एन इनसेपरेबल लव स्टोरी। सारा ध्यान फाइट से हटके चश्मे पे चला गया। इसका फायदा उठा के लोगन ने उसे जमीन पे वे पटका। अब विंजन अपनी आंखें कवर करके खांस रहा है, साले तमीज से फाइट कर। लोगन का रिप्लाई एपिक, तमीज से? ये कोई मैच चल रहा है क्या? अपना हाथ चेहरे से हटा। और फिर शुरू हुई मुक्केबाजी, धड़ाधड़ पंचेस की बारिश कर दी उसने। और स्टॉल के अंदर से वो छुपा हुआ बंदा ये सब देख रहा है, उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। इसने तो विंजन की धज्जियां उड़ा दी। ये नया बंदा तो कमाल का है, इसके साथ मिलकर मैं कॉमिक्स डिपार्टमेंट की इज्जत वापस लाऊंगा। लोग हमें पढ़ाकू नहीं बोलेंगे, मुझे मेरा जनरल मिल गया। मतलब इसको भी फेम का चस्का लग गया है लोगन को देख के। लोगन इतने पंचेस मारता है कि विंजन बेहोश हो जाता है। बट प्लॉट ट्विस्ट, उसके हाथ अभी भी अपनी आंखों पर ही हैं। लोगन उसके दोस्तों से पूछता है ओए इसने अपनी आंखें क्यों ढक रखी हैं? वो बेचारे तो डर के मारे बोलते हैं हमें नहीं पता। लोगन को और क्यूरियोसिटी होती है, मुझे तो जानना है। और वो विंजन के पास जाके उसके हाथ उसकी आंखों से हटाने की कोशिश करता है। और जैसे ही वो हाथ हटाता है लोगन इज स्टन्ड, बिल्कुल हैरान हो जाता है। और सीन यहीं पे कट हो जाता है। चैप्टर ओवर। व्हाट अ क्लिफ हैंगर। इन द बॉयज वॉशरूम, जहां हमारे विंजन को लोगन ली ने ऐसे धोया है कि क्या ही बताऊं। ऐसे मारा है जैसे धोबी घाट में कपड़े पीटे जाते हैं, कसम से। विंजन का चश्मा टूट चुका है, चेहरे से खून बह रहा है। बट द क्रेजी पार्ट, इतनी मार खाने के बाद भी उसने अपनी आंखें हाथ से कवर कर रखी है। लेकिन लोगन
अजीब साइको, उसको एक ही चुल मची हुई है, इसकी आंखें देखनी है। वो जैसे ही विंजिन का एक हाथ हटाता है, विंजिन फटाफट दूसरा हाथ अपनी आंखों पे रख लेता है और कहता है, मेरी आंखों से अपना हाथ हटा साले। इस पे लोगन का पारा और चढ़ जाता है और वो एक और गुस्सा जड़ देता है विंजिन के चेहरे पे। वो बस पागलों की तरह उस पर मुक्के बरसाए जा रहा है, ऑल बिकॉज उसे विंजिन की आंखें देखनी है। विंजिन के दोस्त बेचारे चिल्ला रहे हैं, प्लीज रुक जाओ, बट लोगन उन्हें ऐसी कुत्ते वाली घूरी देता है कि उनकी बोलती बंद हो जाती है। और तभी सीन में आता है एक ट्विस्ट। बाथरूम के बाहर से आवाज आती है, अंदर क्या चल रहा है? बस सबकी फट के चार। विंजिन के चमचे कहते हैं, टीचर है, जल्दी से सिगरेट का धुआं साफ करो। लोगन जो स्कूल में नया नया ट्रांसफर हुआ है, सोचता है अभी पकड़ा गया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो हमारा हीरो टर्न्ड विलन क्या करता है, एक किक मारता है विंडो पे, शीशा चूर चूर और बैठ जाता है आराम से, रेडी टू मेक अ ड्रामेटिक एग्जिट। जाते जाते वो विंजिन के दोस्तों को धमकी देकर जाता है, ठपरियों, मैं तुम में से किसी का चेहरा नहीं भूलूंगा। इतने में एक टीचर अंदर आ जाता है, बट लोगन एवी थोड़ी है, वो पहले ही खिड़की से कूदकर फरार हो चुका होता है। टीचर अंदर देखता है विंजिन जमीन पर पड़ा है और उसके दो दोस्त वहाँ खड़े हैं। वो पूछता है, इसे तुम दोनों ने मारा है? इससे पहले कि वो बेचारे कुछ बोल पाते, विंजिन अभी भी अपनी आंखें कवर किए हुए धीरे से कहता है, मैं गिर गया था, सब ठीक है। और ये पूरा तमाशा एक बंदा वॉशरूम स्टॉल के अंदर से देख रहा होता है। कौन? कॉमिक्स एंड एनिमेशन डिपार्टमेंट का एक चश्मिश, जो मन ही मन में लड्डू फोड़ रहा है। यस, उस बंदे ने विंजिन को कितनी इजीली पीट दिया। अब हमारे डिपार्टमेंट को कोई डरपोक नहीं कहेगा। वो फौरन लोगन के पास जाता है और कहता है, भाई दोस्त बनेंगे। लोगन उसे एक हल्का सा थप्पड़ मारता है और वो बंदा जमीन पर। थप्पड़ हल्का था पर इतना पावरफुल कि उसका पूरा जबड़ा हिल गया। ये बंदा, जिसका नाम है जयगोंग, मन ही मन में लोगन को अपना मास्टर मान लेता है। उसका मिशन लोगन के थ्रू अपने पढ़ाकू डिपार्टमेंट का नाम ऊंचा कर। सीन शिफ्ट होता है कैफेटेरिया में। जयगोंग अब लोगन का पर्सनल चमचा बन चुका है, उसके लिए जूस ला रहा है। मास्टर, खाने की बाद साथ में सुट्टा पियेंगे टाइप्स सर्विस दे रहा है। पूरे स्कूल में ये बात आग की तरह फैल गई है कि कॉमिक डिपार्टमेंट के नए लड़के ने विंजिन की धज्जियां उड़ा दी है। जयगोंग ये सुनकर और खुश हो रहा है, यस, माई मास्टर इज गेटिंग फेमस। तभी कैफेटेरिया में एंट्री होती है फैशन डिपार्टमेंट के जैक ली और मीरा। जयगोंग को पता है कि जैक भी एक तगड़ा फाइटर है, तो उसके दिमाग में एक खुराफाती आइडिया आता है। वो जान के जैक को हल्का सा पुश करता है, एक्टिंग ऑल इनोसेंट। धक्के से जैक की प्लेट का एक पीस उछलकर लोगन की शर्ट पर जा गिरता है। जैक एकदम डिसेंट बंदा फौरन लोगन की शर्ट साफ करते हुए कहता है, ओह सॉरी, गलती से हो गया। बट लोगन तो एटीट्यूड में है, वो पलट कर कहता है, तेरे अंदर बहुत हिम्मत है लगता है, एक सॉरी से काम चल जाएगा। मीरा बेच बचाव करने की कोशिश करती है और जैक भी आगे बढ़कर सॉरी बोल देता है। वो लोग जाकर अपनी टेबल पर बैठ जाते हैं। मीरा कहती है, चलो खाना खाने से पहले प्रे करते हैं। लेकिन तभी द ड्रामा, लोगन पीछे से आता है और इन दी अल्टीमेट एक्ट ऑफ रिवेंज अपनी पूरी प्लेट का खाना मीरा के सर पर उलट देता है, वो भी वही वर्ड्स रिपीट करते हुए, आई सॉरी गलती हो गई, क्या तुम चाहते हो मैं तुम्हारे कपड़े साफ कर दूं? एंड यू नो द रूल गाइज। मीरा पे बात आई तो जैक का मॉन्स्टर मोड ऑन। उफ, द लुक ऑन हिज फेस, आंखों में आग, चेहरे पे गुस्सा। जैक का वो डरावना रूप देखने लायक है। उसको इतना ज्यादा गुस्सा आ चुका होता है कि बस पूछो मत। एंड बूम, चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है एक मैसिव क्लिफ हैंगर के साथ। अब हम सब जानते हैं कि जैक का गुस्सा 7वें आसमान पर होगा, राइट? बट नो, सामने मीरा जो खड़ी है और मीरा के सामने हमारा जैक बिल्कुल शरीफ बच्चा बन जाता है। फाइट वो क्या होती है? उसके दिमाग में तो बस एक ही चीज चल रही है, मैं ठीक हूँ, तुम परेशान मत हो, जैसा मीरा ने उससे कहा। और दूसरी तरफ जयॉल मन ही मन में सोच रहा है, यस, जो मैं चाहता था वही हुआ, जैक अब 100% पागल हो जाएगा। लेकिन उसका प्लान तो आते ही फेल हो गया। हमारा जैक फटाफट टिश्यू पेपर्स निकालकर बेचारी मीरा के बाल साफ करने लगता है। ओह सो स्वीट, पूछ रहे, मीरा तुम ठीक हो, कहीं लगी तो नहीं? फिर वो पास खड़ी एक लड़की से रिक्वेस्ट करता है, प्लीज क्या तुम मीरा को वॉशरूम ले जा सकती हो, मैं तो अंदर जा नहीं सकता। जेयॉल इज लिटरली फ्यूमिंग, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, जैक को गुस्सा क्यों नहीं आ रहा, दिस इज इम्पॉसिबल। जैक का एक्टिंग लेवल तो देखो। मीरा के सामने वो एक बंदे से पूछता है, सुनो उस सोया सॉस में जहर तो नहीं था ना, मीरा को कुछ होगा तो नहीं? बस अच्छा लड़का बनने की फुल ऑन कोशिश। लोगन बस मन में जैक को बेवकूफ समझ ही रहा था कि बैम, एक सेकंड गाइज, द मोमेंट मीरा यहाँ से जाती है पिक्चर बदल जाती है। हमारा शरीफ जैक बन जाता है हल्क और सीधा एक जोरदार घूंसा जड़ देता है लोगन के मुंह पर। द ट्रांसफॉर्मेशन इज रियल। सबके सब स्टूडेंट्स इंक्लूडिंग जेयॉल बिल्कुल हैरान, बट अंदर ही अंदर जेयॉल खुश भी हो रहा है। यस फाइनली, अब मेरे मास्टर लोगन इसकी धज्जियां उड़ा देंगे। लेकिन ये क्या, सीन तो उल्टा पड़ गया। जैक तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा, वो लोगन पर मुक्केबाजी की बारिश कर देता है।
पुअर लोगन, उसे तो समझ ही नहीं आ रहा कि हो क्या रहा है। तो गाइस सीन ये है कि लोगन की फाइटिंग स्टाइल पंचिंग किकिंग वाली नहीं है, वो है ग्रैपलर। एक बार उसने किसी को पकड़ लिया तो समझो गेम ओवर। वो बेचारा जैक को पकड़ने की कोशिश कर रहा है, पर जैक इतना फास्ट है कि लोगन उसे पकड़ ही नहीं पा रहा। जैक बस उसके अटैक से बच रहा है और काउंटर अटैक किए जा रहा है। इतने मुक्के खाने के बाद लोगन की नाक से थोड़ा सा खून निकलता है और ये बंदा, मतलब इसका एटीट्यूड देखो, नाक से खून पोंछते हुए कहता है, लगा जैसे किसी मच्छर ने काटा हो। मच्छर बहुत परेशान करते हैं, उन्हें मार देना चाहिए। सीरियसली डूड, मच्छर? जैक इतनी मेहनत कर रहा है और तुम इसे मच्छर का काटना बोल रहे हो? द डिसरिस्पेक्ट। उसकी बॉडी इतनी टफ है जैसे किसी सांड की हो, ज्यादा फर्क ही नहीं पड़ रहा उसे। जैक भी समझ जाता है कि ये बंदा सस्ते में नहीं मानेगा। ही इज लाइक ओके, इसका डिफेंस तो नेक्स्ट लेवल है, नॉर्मल अटैक से काम नहीं चलेगा, टाइम टू ब्रिंग आउट द बिग गन। वो प्लान बनाता है कि अब अपने अगले अटैक में पूरा बॉडी वेट डाल देगा टू फिनिश दिस। उधर लोगन सोच रहा है इसके पैर बहुत फास्ट है, पहले इसके पैरों को रोकना पड़ेगा। और जैसे ही जैक अटैक करने आगे बढ़ता है, होल्ड ऑन गाइस, सीन कट होता है और हम पहुंच जाते हैं फैशन डिपार्टमेंट। यहाँ एंट्री होती है जयॉल की बहन जूही की, और वो सीधा डैनियल के पास जाकर पूछती है, सुना है तुमने जैक ली को फाइट में हराया, पर तुम कैसे जीते? सच्ची में आई एम सो सरप्राइज्ड। मतलब बेइज्जती ऑन अनदर लेवल। डैनियल बेचारा सोच में पड़ जाता है, हाँ यार ये सही तो कह रही है, मैं उससे जीता कैसे था? और यहाँ होता है एक मेजर रिवील। याद है वो किलर मूव जिससे डैनियल ने जैक को एक ही झटके में हरा दिया था? टर्न्स आउट उसने वो मूव लोगन ली से सीखा था। ऑफ कोर्स लोगन ने उसे सिखाया नहीं था, हमारा डैनियल तो मार खा खा कर ही सीखता है। फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि लोगन ने सेम टू सेम अटैक हमारे मोटे वाले डैनियल पर यूज किया था, जिसके बाद डैनियल बेहोश हो गया था। लोगन ने तब कहा था, पहला अटैक हमेशा बॉडी ब्लो होना चाहिए। ये सारी मेमोरीज डैनियल के लिए एक बुरे सपने जैसी हैं। एंड वी आर बैक टू द फाइट। अब तक तो सिर्फ जैक ही मार रहा था, बट नाउ इट्स लोगन्स टर्न। एंड गेस व्हाट, वो अपना पहला अटैक करता है और ये वही लेजेंडरी बॉडी ब्लो है, द सेम वन ही यूज्ड ऑन डैनियल एंड डैनियल यूज्ड ऑन जैक। इट्स ऑल कनेक्टेड। बट वेट अ मिनट, जैक इज नो फूल। उसने अपने हाथ आगे करके अटैक को ब्लॉक कर लिया। ही इज लाइक, एक ही अटैक से दोबारा नहीं पिटूंगा मैं। डैम द कैरेक्टर डेवलपमेंट। अटैक इतना पावरफुल था कि जैक को एक पल के लिए लगा कहीं उसकी हाथ की हड्डी फिर से न टूट गई हो, जो अभी अभी आके ठीक हुई थी। जेयॉल अब जैक को देखकर शॉक्ड है। ये बंदा आखिर असली जैक ली यही है? लोगन कहता है, मैं बोर हो रहा हूँ, चलो इसे खत्म करते हैं। एंड बिफोर जैक कैन इवन ब्लिंक, लोगन मूव्स विद लाइटनिंग स्पीड, इतना फास्ट कि सब हैरान। और इस स्पीड का राज क्या? दोस्तों, उसने अपनी चप्पलें उतार दी थी। द स्लिपर्स वर होल्डिंग हिम बैक। अब उसकी जमीन पर ग्रिप इतनी सॉलिड है कि उसने जैक को कमर से पकड़ के हवा में उठा लिया है। जैक बेचारा हेल्पलेस है। मैं हिल नहीं पा रहा, मैं लापरवाह हो गया था। लोगन बोलता है, अब ये सब यहीं खत्म करते हैं। और फिर स्लैम, लोगन उसे इतनी बुरी तरह जमीन पर पटकता है कि हमारा जैक नॉकआउट हो जाता है। साइलेंस इन द कैफेटेरिया। जेयॉल खुशी से झूम उठता है, बट वेट, द ड्रामा इज नॉट ओवर येट। जैसे ही लगता है कि सब खत्म, कैफेटेरिया के दरवाजे पर कौन दिखता है? इट्स नन अदर देन आवर बॉय वास्को विद हिज क्रू। वो आवाजें सुनकर अंदर आ जाते हैं। ओ बॉय, अब होगा असली महायुद्ध। वास्को और लोगन आमने सामने। गाइस गेट योर पॉपकॉर्न रेडी, क्योंकि मामला बहुत सीरियस हो गया है। और ये मत सोचना कि जैक की कहानी खत्म हो गई, वो इतनी आसानी से हार नहीं मानेगा। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि कैसे हमारे जैक और लोगन ली की फाइट हो रही, जिसमें लोगन ली ने जैक को जमीन पर बड़ी ही बुरी तरह से पटक दिया था। अब सीन यहीं से कंटिन्यू होता है। हमारा जैक ली बेसिकली नॉकआउट हो चुका है और लोगन ली एवरी फुल एटीट्यूड में अपनी प्लेट का बचा हुआ खाना हमारे जैक के सर के ऊपर डाल रहा है। सीरियसली यार, यहाँ पे तो बात हद से ज्यादा बढ़ चुकी है। लोगन ली भी इसी स्कूल में पढ़ता है और उसी के स्कूल का कोई बंदा हमारे जैक की इतनी ज्यादा बेइज्जती करे, ऐसा तो जैक बिल्कुल भी सहन नहीं कर सकता। और ऊपर से अब तो जैक खुद के लिए नहीं बल्कि मीरा के लिए फाइट कर रहा था। तभी लोगन ली कहता है, तो अब मैं अपना खाना तेरे हवाले करता हूँ, या तो इसको चाट ले या चाहता है कि मैं तुझे और मारूं। आसपास खड़े लोग भी आपस में बातें कर रहे हैं। जैक ली बेहोश हो गया। ये बंदा तो सच में कमाल का है। आखिर ये है कौन? और पास में ही खड़ा केजीबी गर्ल गैंग का मेंबर अपने मन में फुल खुश होकर सोच रहा है, ये मेरे मास्टर है, ये कॉमिक एंड एनिमेशन डिपार्टमेंट में है। लेकिन अचानक हमारा जैक ली होश में आ जाता है और उसे इतना गुस्सा आया होता है कि वो अपने हाथों से जमीन पे जोर जोर से मारे जा रहा है। वो सोच रहा होता है, मैं 1 इंच भी नहीं हिल पाया, इस बंदे की गर्दन बहुत ज्यादा मोटी है, मुझे इसके चिन पे मारना चाहिए। मुझे इस जैसे लोगों से सख्त नफरत है। वो अफसोस करता है, मैंने प्रॉमिस किया था कि जब मैं वर्कआउट करना छोड़ दूंगा तो मैं पछताऊंगा नहीं, पर मुझे काफी टाइम हो चुका है वर्कआउट किए बिना। और बस हमारा जैक अब एकदम वाइल्ड हो जाता है और लोगन को मारने के लिए आगे बढ़ ही रहा होता है कि तभी लोगन के आगे मीरा आ जाती है। मीरा उससे कहती है, लोगों के ऊपर सूप गिराना और उनसे लड़ाई करना, क्या तुम कोई गैंगस्टर हो? लोगन कहता है, हाँ मैं गैंगस्टर हूँ। अबे पागल कुतिया, पहले अपने बाल तो सुखा लेती फिर मुझसे बात करती। वो कहता है, क्या लड़कियों को दर्द महसूस नहीं होता? और इतना कहकर वो मीरा के बाल बुरी तरह से पकड़ लेता है। बस यही वो मोमेंट था।
इतने में ही हमारा जैक एकदम लाइटनिंग स्पीड से लोगन के चिन पर एक बहुत ही तेज पंच मारता है। उफ, अब लोगन अपनी हद से आगे बढ़ चुका था, इसलिए हमारा जैक ली अपने यूआई मोड में आ जाता है, यानी वो स्टेट जब हमारा जैक पूरी तरह से पागल हो जाता है और सबसे ज्यादा खतरनाक बन जाता है। वैसे आपसे एक सवाल, अगर ऐसी सिचुएशन में जब जैक फुल ऑन रेज मोड में मीरा के लिए लड़ रहा है, उसकी फाइट के से हो, तो कौन जीतेगा? जैक गुस्से में कहता है, मैं तुम्हें अभी यहीं पे खत्म कर दूंगा, या तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा या फिर यहीं पे खुद मर जाऊंगा। लोग भी हैरान है, जैक ली वो वापस से खड़ा हो गया, लेकिन मीरा उसे रोकने की कोशिश करती है। जैक बहुत हुआ, बस करो। पर जैक उसकी एक नहीं सुन रहा है। वो कहता है, तुम्हें सर्दी लग जाएगी, अपने बाल सुखा लो। मीरा भी समझ जाती है कि जैक इस टाइम बहुत ज्यादा सीरियस है। लोगन अपने मन में सोचता है, इस बार जो इसने पंच मारा वो सच में काफी बढ़िया था। फिर लोगन जैक से कहता है, अबे ढक्कन, अपने पैरों को देख, कांप रहे हैं। इस फाइट में पहली बार मास्टर के चिन पर मुक्का पड़ा था। लोगन को रियलाइज होता है, लगता है मामला थोड़ा सीरियस हो गया है, इस बंदे की स्पीड भी बढ़ चुकी है। क्या मैंने इसकी ठीक से धुलाई नहीं की थी? मुझे अब थोड़ा टाइम चाहिए खुद को रिकवर करने के लिए। वो प्लान बनाता है, चलो ठीक है, अब मुझे बस इस बंदे को पकड़ना है और मैं इसको पकड़ के इसकी हड्डियां तोड़ दूंगा। जैसे ही दोनों पागल कुत्तों की तरह एक दूसरे पर झपटने वाले होते हैं, तभी पीछे से हमारा वास्को आता है और कहता है, तुम लोग लड़ाई करना बंद करो। सब स्टूडेंट्स हैरान, ये तो वास्को है। वास्को भाई यहाँ आ गए। लोगन पलटकर वास्को को देखकर कहता है, आखिर तू ये क्या बकवास कर रहा है? वास्को जवाब देता है, दोस्तों को एक दूसरे के साथ लड़ाई नहीं करनी चाहिए, तुम्हें मिलजुल के रहना चाहिए। लोगन मन में सोचता है, क्या इस बंदे का दिमाग खराब हो गया है? इसका नाम वास्को है, ये मेक्सिको से आया है क्या? पर हमारा वास्को समझ जाता है कि ये लोगन बातों से नहीं मानेगा, तो वास्को अपने एक ही हाथ से लोगन के कंधे को इतनी तेजी से जकड़ लेता है कि लोगन अपने घुटनों पर आ जाता है। लोगन बिल्कुल हैरान। वास्को कहता है, तुम्हें लड़कियों पर हाथ नहीं उठाना चाहिए, लड़कियां बहुत नाजुक होती हैं। लोगन शौक में सोचता है, इस बंदे ने एक हाथ से मुझे नीचे झुका दिया। उसे वो टाइम याद आ जाता है जब उसकी फाइट गन से हुई थी और गन ने उसकी धज्जियां उड़ा दी थी, जिससे उसका कंधा डैमेज हो गया था। लोगन सोचता है, उस टाइम मेरा कंधा बस टूट ही गया था, आखिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? लोगन, जिसके कंधे में पहले से ही इंजरी थी, उसे बहुत गुस्सा आ जाता है। वो सोचता है, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे कमजोर समझने की? और फिर से वो अपनी डर्टी ट्रिक का इस्तेमाल करता है, नीचे से वास्को की टांग पकड़ता है और उसे खींचकर जमीन पर गिरा देता है। ये देखकर सारे स्टूडेंट्स हैरान, क्योंकि वास्को को गिराना कोई मामूली बात नहीं है। लोगों ने वास्को की टांग को मोड़कर तोड़ने की पूरी कोशिश कर रहा है, लेकिन वास्को की टांग बिल्कुल भी नहीं मुड़ती। लोगन हैरान होकर सोचता है, मैं इसकी टांग को नहीं मोड़ पा रहा हूँ, आखिर ये बंदा कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। वास्को को गन की बात याद आती है, आज से तुम दुगनी ट्रेनिंग करना। वास्को अपने मन में कहता है, मैं दुगनी ट्रेनिंग करता हूँ, मैं इस बंदे से हार नहीं सकता। और फिर अब जो होता है वो तो नेक्स्ट लेवल है। हमारा वास्को अपनी एक ही टांग से लोगन को हवा में उठा देता है। मतलब सोचो जरा, इतना मोटा तगड़ा बंदा है लोगन, और वास्को उसे अपनी एक टांग से उठा लेता है। लोगन की तो सच में फटके चार हो जाती है। लोग चिल्ला रहे, क्या उसने उसे हवा में उठा दिया? लोगन खुद हैरान है, ये बंदा मुझसे काफी हल्का है, लेकिन इसके पास कमाल की ताकत है। इसके पास टेक्निक्स नहीं है, लेकिन इसकी ताकत का कोई जवाब नहीं है। लेकिन लोगन, जो कि है ही हरामखोर, हवा में होते हुए वास्को की टांग छोड़ देता है और नीचे गिरते वक्त अपनी कोहनी से वास्को के फेस पर एम करता है। वो कहता है, अब इससे बच के दिखा। पर हमारा वास्को तो अलग ही मिट्टी का बना है। वो इस हमले से बचने की कोशिश भी नहीं कर रहा होता है, बिल्कुल तैयार उस अटैक को अपने फेस पे लेने के लिए। पर लोगन के अटैक करने से पहले ही हमारा जैक अचानक से लोगन को एक जबरदस्त मुक्का मारता है। लोगन जैसे तैसे उसे थोड़ा डॉज कर लेता है। जैक गुस्से में वास्को से कहता है, वास्को बीच में मत आओ, ये मेरी लड़ाई है। फिर वो लोगन से कहता है, तेरा ध्यान मुझसे हट गया था, यहाँ आके मुझसे फाइट कर। लेकिन तभी पीछे से एक और आवाज आती है, तुम भी बीच में मत आओ, पहले मेरी बारी है। और हम देखते हैं कि ये और कोई नहीं बल्कि हमारा वेन जिन है। वो नए चश्मे पहनकर आया और कहता है, आखिर ये न्यूज पूरे स्कूल में किसने फैलाई कि मेरी इस बंदे से फाइट हुई थी? चलो, जो चीज आधी छूट गई थी उसको अब पूरा करते। अब उसकी आंखें ढकी हुई हैं, तो उसे अपनी आंखों की भी कोई चिंता नहीं है। तो अब यहाँ कैफेटेरिया में अजीब ही सीन बन गया है। एक तरफ है अकेला लोगन और दूसरी तरफ है वास्को, जैक और विंजिन। लोगन को इन तीनों से अकेले लड़ना है, पर वो भी अपने अलग ही स्वैग में है। लोगन अपनी शर्ट निकालता और कहता है, आ जाओ, देखता हूँ तुम पे कितना दम है। सीरियसली, इस बंदे में डर नाम की चीज ही नहीं है। कैफेटेरिया का माहौल देखकर सबकी बोलती बंद हो जाती है, पर कहीं और हमारा डैनियल ये सब देखकर कांप रहा होता है। उसे शायद एहसास हो गया कि लोगन ली का ट्रांसफर इसी स्कूल में हो चुका है। वो अपने मन में सोच रहा होता है, लोगन, उसका ट्रांसफर इस स्कूल में हो चुका है, लेकिन क्यों? क्या वो मेरा पीछा कर रहा है?
नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ये एक मजाक है। मैंने अपना पुराना स्कूल लोगन से छुटकारा पाने के लिए तो छोड़ा था। जोई उससे पूछती है, हे डैनियल, क्या बात है, तुम ठीक नहीं लग रहे। डैनियल कहता है, हाँ मुझे लग रहा है मेरी तबीयत ठीक नहीं है। जोई उसे नर्स के पास ले जाने को कहती है, पर डैनियल मना कर देता है और अकेला चला जाता है। वो नर्स के ऑफिस में जाकर अपने मन में खुद को समझाता है, हाँ लोगन दूसरी क्लास में है, मेरी क्लास में नहीं है, इसका मतलब मेरी मुलाकात उससे नहीं होगी। बस मुझे इस बात का ध्यान रखना होगा कि मैं उसे कहीं ना मिलूं। मैं अब ज्यादातर अपनी क्लास में ही रहूंगा और जब कैफेटेरिया में जाऊंगा तो ध्यान रखूंगा कि वो ना देखे। मुझे बस कॉमिक एंड एनिमेशन डिपार्टमेंट से दूर रहना है। इतना सोचकर जब हमारा डैनियल नर्स ऑफिस से बाहर जाने के लिए दरवाजा खोलता है, हम देखते हैं कि दरवाजे के ठीक बाहर हमारा लोगन ली खड़ा होता है और वो भी उसी दरवाजे को बाहर से खोल रहा होता है। और बूम, एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। से एक तरफ है हमारा प्यारा डैनियल जो नर्सेज ऑफिस का दरवाजा अंदर खींच रहा है, और दूसरी तरफ द वन एंड ओनली लोगन ली जो उसे बाहर की तरफ पुल कर रहा है। दोनों बेचारे हैरान परेशान सोच रहे हैं, यार ये दरवाजा खुल क्यों नहीं रहा। इट्स अ बैटल ऑफ विल्स पीपल। लेकिन अचानक सीन का हम देखते हैं जेस और वास्को को जो कॉरिडोर में फुल स्वैग से चल रहे हैं और उनके सामने आर्किटेक्चर डिपार्टमेंट के सारे फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स ऐसे झुककर सलाम कर रहे हैं जैसे कोई रॉयल्टी आ गई हो। हेलो वास्को सर, हेलो जेस सर। इतनी रिस्पेक्ट, इतनी इज्जत कि बेचारे हमारे लड़के खुद हैरान हैं। लेकिन वेट, एक बंदा साइड में खड़ा है, एटीट्यूड से भरा हुआ, बिल्कुल नहीं झुकता। वो वास्को को देखता है और कहता है, बड़े टाइम बाद दिखा। हाँ? वास्को एकदम कंफ्यूज, एक्सक्यूज मी, तुम कौन हो भाई? अपने सीनियर से तमीज से बात करो। ओह, द ड्रामा इज अबाउट टू अनफोल्ड। ये सुनते ही उस बंदे का तो पारा हाई हो जाता है। क्या बोला? तुम मुझे नहीं पहचानते? वास्को बेचारा, नहीं यार सच में नहीं जानता। आसपास के लोग भी फुसफुसा रहे हैं, ये है कौन जो वास्को से पंगा ले रहा है। तभी वो बंदा कहता है, तुमने मुझसे फाइट करने का वादा किया था, भूल गए क्या? पर हमारे वास्को के दिमाग की बत्ती अभी भी नहीं जली। ही इज लाइक, कौन सा वादा, किसका वादा? फ्रस्ट्रेशन में वो बंदा गुस्से में चिल्लाता है, तेरी तो, और दे मारता है वास्को के पैर पर एक जोरदार किक, आउच, जिससे वास्को को सच में दर्द होता है। और फिर वो बंदा स्टाइल में निकलते हुए बोलता है, बड़े घमंडी हो गए वास्को, जाके कहीं मर जाओ। जेस को तो गुस्सा आ जाता है, ओए घमंडी इधर आ, पर वास्को उसे रोक लेता है। रहने दे जेस, मत रोको उसे। जेस कहता है, उसने तुम्हें इतनी जोर से मारा, पर वास्को कहता है, नहीं ऐसी बात नहीं है। और तभी बैम, फ्लैशबैक। वास्को को याद आती है अपनी फाइट लोगन ली के साथ, जब लोगन उसकी टांग तोड़ने की कोशिश कर रहा था। भले ही वो तोड़ नहीं पाया, पर वास्को को लोगन की ताकत का अंदाजा हो गया था। वो मन में सोचता है, वो साला काफी स्ट्रांग था, मतलब अगर वास्को की जगह कोई और होता तो टांग तो पक्का गई थी काम से। चलो वापस आते हैं हमारे टग ऑफ वॉर पे। दोनों तरफ से पूरी जान लग रही है एंड फाइनली दरवाजा खुलता है और आमने सामने कौन? डैनियल और लोगन। डैनियल की तो हालत खराब हो जाती है लोगन को देखकर। अरे आपको याद है ना, डैनियल की हैंडसम बॉडी में लोगन से पहले भी मुलाकात हो चुकी है। तो डैनियल मन में पैनिक कर रहा है, उन्हू ये तो लोगन ली है, इसने मुझे पहले भी देखा है। पर लोगन, जिसका रोज किसी ना किसी से झगड़ा होता रहता है, उसको घंटा कुछ याद नहीं। वो कहता है, अबे साले डरा दिया तूने तो। इसको बिल्कुल याद नहीं कि इसकी पहले भी हैंडसम डैनियल से फाइट होने वाली की। कितने चेहरे याद रखेगा बेचारा। डैनियल बेचारा डरते डरते उसको देख रहा है। लोगन चिढ़कर बोलता है, क्या देख रहा है मेरे चेहरे पे, दफा हो जाए यहाँ से। डैनियल रिलीव्ड, ओके ओके जाता हूँ, सॉरी। मन में, शुक्र है भगवान इसको मेरा चेहरा याद नहीं। लेकिन रुको, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। तभी एंट्री होती है हनुल की। डैनियल यहाँ क्या हो रहा है, तुम ठीक हो? डैनियल, हनुल तुम यहाँ? हनुल मन में सोच रही है, मुझे लगा था ये जोई है, क्योंकि उसने जोई को डैनियल का पीछा करते हुए नर्सेज ऑफिस तक आते देखा था। फिर हनुल डैनियल का हाथ पकड़ती है और उसे ले जाने लगती है। जाते जाते लोगन उन्हें घूरता है और मन में जल भुनकर सोचता है, ये बंदा हमेशा लड़कियों से घिरा रहता है, इसे लड़कियां इतना पसंद क्यों करती हैं? हनुल कहती है, हे डैनियल, मैंने भी लंच नहीं किया, चलो साथ में स्नैक्स खाते हैं। डैनियल, ओके ठीक है। और बस यही था ट्रिगर पॉइंट। अचानक से लोगन का दिमाग घूम जाता है, बिना किसी रीजन के वो पागल हो जाता है और चिल्लाता है, ओए वहीं रुक जा, मैं तेरी बंद बजाने वाला हूँ। अब आप सोच रहे होंगे कि लोगन को अचानक हुआ क्या? इसके लिए हमें टाइम मशीन में बैठकर जाना पड़ेगा 2-3 साल पीछे। फ्लैशबैक टाइम। हम हैं मिडिल स्कूल में। यहाँ लोगन की क्लास में एक बंदा था मियोंग, जो क्लास का डॉन हुआ करता था। पर लोगन ने उसे ऐसी धुलाई की कि मियोंग की गर्लफ्रेंड ने उसे छोड़कर लोगन को अपना बॉयफ्रेंड बना लिया। पूरे स्कूल में लोगन का नाम हो गया। ये उसकी लाइफ की पहली गर्लफ्रेंड थी। लोगन के नाम का खौफ इतना था कि अब वो अपने सीनियर से भी पैसे लेने लगा। बेसिकली अ न्यू किंग वाज क्राउन्ड।
लेकिन ये लड़की लोगन से प्यार व्यार नहीं करती थी, वो तो बस उसके पावर के लिए उसके साथ थी। और हमारा बेचारा लोगन अपनी गर्लफ्रेंड के बगल में बैठकर सोच रहा है मैं कितना कूल लग रहा हूँ। अरे बेटा, तुम कितने भी डेंजरस हो, प्यार में तो कोई भी पिघल सकता है, अनलेस यू आर अ सिग्मा मेल लाइक आवर बॉय जेम्स ली। विंग एक रात लोगन हाथ में एक गिफ्ट लिए अपनी गर्लफ्रेंड को टेक्स्ट कर रहा है, हे क्या कर रही हो, बोर हो रहा हूँ, मिलते हैं। मन में सोच रहा है, हे देखा, एक असली मर्द की तरह मिलने बुलाया है। पर असली प्लान तो कुछ और था। भले ही लड़की मना कर दे, लोगन ने सोचा था कि वो उसके घर जाकर उसे सरप्राइज देगा। हाउ मिसगाइडेडली रोमांटिक। गर्लफ्रेंड का रिप्लाई आता है, नहीं, घर वालों ने मना किया है। लोगन सोचता है बस नखरे कर रही है, थोड़ी सी जिद करूंगा तो आ जाएगी। सो ही टेक्स्ट बैक ट्राइंग टू बी कूल, अरे कम ऑन, साथ में सिगरेट पियेंगे, आ रही हो या नहीं। तभी चलते चलते लोगन की नजर एक पार्क पर पड़ती है और वहां का सीन देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। पार्क में उसकी गर्लफ्रेंड किसी और लड़के की गोद में बैठी है। शॉकिंग। और सुनो वो क्या कह रही है, मुझे नफरत है जैसे वो मुझसे मैसेजेस में बात करता है। वो लड़का सिगरेट पीते हुए, वही बेवकूफ लोगन ली। लड़की कहती है, हम सबको क्यों नहीं बता सकते कि हम डेट कर रहे हैं, वो तो कह रहा था कि रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना है। और वो लड़का कहता है, वो सच में पागल है, बस वेट करो, मैं अपने दोस्तों के साथ मिलकर उस बड़े सुअर को ढूंढूंगा, तब तक उसके नाम पे जो पैसा जमा हो रहा है तुम अपने पास रखो। बट जस्ट एज ही सेज दिस, वो अपना सर ऊपर उठाता है एंड फ्रीज फ्रेम। उसके ठीक सामने लोगन ली खड़ा है। कैन यू इमेजिन द हार्ट ब्रेक। उसकी गर्लफ्रेंड उसे धोखा दे रही थी और इसके बाद क्या हुआ होगा, ऑब्वियो, लोगन ने उस लड़के को धुन धुन के घुमा घुमा के मारा। जब उसकी गर्लफ्रेंड चिल्लाती है, रुक जाओ लोगन, तो लोगन गुस्से में उसके चेहरे पर भी ऐसा मुक्का मारता है कि उसकी नाक फूट जाती है। क्योंकि उसकी गर्लफ्रेंड ने उसे एक हैंडसम लड़के के लिए छोड़ा था, लोगन को अब हैंडसम लोगों से नफरत हो गई थी। यही वो दिन था जब लोगन ने लड़कियों पर हाथ उठाना शुरू किया। यही वो दिन था जब वो असली गैंगस्टर बना। उस दिन से उसने डिसाइड कर लिया कि वो हर हैंडसम बंदे को या तो अपना चेला बनाएगा या फिर उसे मारेगा, हमेशा अपने से नीचे रखेगा। याद है ना, मोटी वाली डैनियल के टाइम पे भी उसके साथ एक हैंडसम चेला होता था। तो अब वापस आते हैं प्रेजेंट में। अब समझ आया कि लोगन बिना बात के डैनियल से पंगा क्यों ले रहा है। लोगन आगे बढ़ता है और डैनियल का कंधा पकड़ता है, बिल्कुल वास्को की तरह। कौन सी क्लास में है तू, तेरी तो मैं बंद बजा दूंगा। डैनियल मन में सोचता है, ये बिल्कुल वैसे ही पकड़ है जैसे वास्को ने मुझे पकड़ा था। लोगन अपने मन में खुश हो रहा है, मेरा अटैक इस पे काम कर रहा है। वो डैनियल से कहता है, आज के बाद जब भी मुझे देखेगा 90 डिग्री झुककर रिस्पेक्ट देगा, समझा। हनुल बीच में आती है, हे डैनियल को छोड़ दो। लोगन गुस्से में, तेरी तो साले, और वो डैनियल को उसके घुटनों पर गिराने की कोशिश करता है। वो अपनी पूरी ताकत लगा देता है, बट गेस व्हाट, डैनियल अपने घुटनों पर नहीं गिरता। लोगन एकदम शॉक्ड मन में सोचता है, ये बंदा मेरी पूरी ताकत सह रहा है, ये घुटनों पर क्यों नहीं आ रहा। लोगन की ना, जब से उसकी गर्लफ्रेंड ने एक हैंडसम लड़के के लिए उसे डंप किया है, तब से उसे सुंदर लड़कों से चिढ़ हो गई है। और जब वो किसी हॉट लड़के को किसी लड़की के साथ देख लेता है, तब तो उसका पारा हाई हो जाता है। इसलिए अभी वो बेचारे डैनियल को सबके सामने नीचा दिखाना चाहता है। लोगन डैनियल के कंधे को पकड़ के उसे घुटनों पर लाने की कोशिश कर रहा है, बट वेट, अपना डैनियल भी कोई कच्ची गोली नहीं खेला है। उसने इससे भी कहीं ज्यादा डेंजरस अटैक झेला है, वास्को का। और वास्को की ताकत के आगे लोगन ली, प्लीज। लोगन खुद शॉक में है, ये बंदा झुक क्यों नहीं रहा, इसकी पकड़ से तो कोई नहीं बचता, आखिर है कौन ये, इस स्कूल में सारे ही ऐसे हैं क्या। उसे रियलाइज होता है कि डैनियल उन तीनों से ज्यादा स्ट्रांग है। अब लोगन की ईगो हर्ट हो गई। वो मन में सोचता है, ये मेरा अपमान है, अब तो इसका कंधा तोड़ना पड़ेगा। और वो पूरी ताकत से डैनियल का कंधा जकड़ लेता है। डैनियल को डर तो बहुत हो रहा है, बिल्कुल वैसा ही जैसा वास्को के टाइम हुआ था, पर वो हारने को तैयार नहीं। बट देन द अल्टीमेट फेस ऑफ हैपेंस। जैसे ही डैनियल की आंखें लोगन की गुस्से वाली आंखों से मिलती हैं, उसकी वहीं फटके 4 हो जाती है। गाइज, डैनियल के अंदर लोगन का डर बचपन से आग बन के बैठा है। लोगन उसके लिए एक सांप जैसा है और डैनियल एक छोटा सा मेंढक। और यही होता है टर्निंग पॉइंट। फिजिकली स्ट्रांग होने के बावजूद डैनियल अपने मन से, अपने डर से हार जाता है। और जब इंसान अंदर से ही टूट जाए तो बॉडी कितनी भी स्ट्रांग हो, क्या फायदा। वो जमीन पर अपने घुटनों पे आ जाता है। लोगन खुद हैरान है, ये झुक गया या ये एक्टिंग कर रहा है। तभी हमारी हीरोइन हनुल बीच में आती है, हे डैनियल को छोड़ दो, मेरे हाथ से मरना है क्या। लोगन इज लाइक, ओ प्लीज, इस स्कूल की लड़कियां भी ना, तुम लोग बस सुंदर चेहरों से प्यार करती हो और किसी चीज की चिंता नहीं है। ये सुनकर हनुल का दिल टूट जाता है। वो सोचती है, सुंदर चेहरा, मैं पहले ऐसी थी पर अब नहीं,
क्योंकि एज वी नो उसे अब मोटा वाला डैनियल पसंद है। और इसी इमोशन में वो जोर से चिल्लाती है, नहीं मुझे पिगी बहुत ज्यादा पसंद है। OMG, ये बात उसने हैंडसम डैनियल के सामने कह दी। शी इंस्टेंटली रिग्रेट्स इट, अपने सर पे मुक्के मार रही है, मैं पागल हूँ, मैंने ये डैनियल के सामने क्यों बोला। बट इसका असर होता है लोगन पर। उसकी लाइफ में ये पहली लड़की है जिसने कहा कि उसे पिगी पसंद है। लोगन, जो कि खुद भी एक पिगी ही है, ये सुनकर इतना ज्यादा शॉक्ड और डेयर आई से टच्ड हो जाता है कि वो डैनियल का कंधा छोड़ देता है। जाते जाते वो डैनियल को धमकी देता है, अगली बार नजरें नीचे रखना। और हनुल के बारे में सोचता है, ये लड़की सच में पागल है। उसे सब याद आ रहा है कि कैसे एक लड़की ने उसे एक हैंडसम लड़के के लिए छोड़ दिया था, पर यहाँ हनुल कह रही है कि उसे एक पिगी पसंद है। और ये बात अननोइंगली लोगन के दिल को छू जाती है। सीन शिफ्ट होता है एक रेस्टोरेंट में, जहाँ हनुल हमारे ओरिजिनल मोटे वाले डैनियल को ट्रीट दे रही है, क्योंकि वो कहती है ये खाना बहुत टेस्टी है, पर असलियत में ये डैनियल की सजा है फॉर नॉट टेकिंग हर टू वास्कोस पार्टी। ये है फायर चिकन जिसमें मिर्चों की भरमार है। हनुल को लगता है कि डैनियल की हालत खराब हो जाएगी, बट प्लॉट ट्विस्ट, अपने मोटे डैनियल को तो स्पाइसी खाना ही पसंद है। वो तो भुक्कड़ों की तरह उस चिकन पर टूट पड़ता है और हनुल बस देखती रह जाती है। और गेस व्हाट, इसी टाइम रेस्टोरेंट के बाहर से लोगन ली गुजर रहा होता है। वो अंदर हनुल को देखता है और उसके साथ मोटे डैनियल को भी, जिसका चेहरा उसे दिखता नहीं है। बस उसकी पीठ देखकर ही लोगन सोचता है, ये तो एक नंबर का लूजर लग रहा है, क्या इस लड़की को सच में सुअर पसंद है। अब लोगन का हाल बुरा है, वो क्लास में है पर उसका ध्यान कहीं और, हनुल की यादों में खोया हुआ। वो इतना खोया है कि बिना सोचे समझे अपनी सिगरेट भी जायल को दे देता है, जो वो कभी नहीं करता। वो छिप छिप कर हनुल को देखता है और सोचता है, मैं इसके बारे में नहीं सोचना चाहता, पर मेरी आंखें इससे हट ही नहीं रही हैं। फाइनली लोगन डिसाइड्स टू कन्फेस। वो खुद को हाइप करता है, मैं भी एक सुअर हूँ, पर मेरे पास मसल्स हैं, फालतू की चर्बी नहीं। मैं 6 फुट 2 इंच का स्ट्रॉन्ग सुअर हूँ, उस लूजर से तो 5 मिलियन टाइम्स बेटर हूँ। असली मर्द का अपना स्वैग होता है, मैं जाके सीधा बोल दूंगा, उसे जरूर पसंद आएगा। ही वॉक्स अप टू हनुल, हे हनुल। लेकिन तभी उसके कानों में हनुल की आवाज पड़ती है, जो हैंडसम डैनियल से कह रही होती है, हे डैनियल, उस दिन जो मैंने कहा था ना कि मुझे सुअर पसंद है, मैं तो बस मजाक कर रही थी, मुझे सुअर नहीं पसंद। और मन में वो सोच रही है, सॉरी पिगी, मुझे खुद नहीं पता मुझे क्या पसंद है। एंड स्नैप, लोगन का दिल वहीं टूट के बिखर जाता है। वो चुपचाप वहां से चला जाता है, एक बेंच पर बैठता है, और हम पहली बार, आई रिपीट पहली बार, लोगन ली की आंखों में आंसू देखते हैं। उसको लगता है सारी लड़कियां एक जैसी होती हैं। उसका दिल इतना टूटता है कि वो अपने व्हाट्सएप स्टेटस को प्यार बस एक झूठ है में बदल देता है और सोशल मीडिया पर सैड पोस्ट डालने लगता है। उसको हनुल को लेके इतनी स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स थी कि अब वो उसे भुला नहीं पा रहा। वो स्कूल आना ही छोड़ देता है ताकि उससे हनुल कहीं दिख ना जाए। पूरा 1 महीना बीत जाता है, लोगन स्कूल नहीं आता, इसलिए जायल का चमचा गेलगोंग के घर पहुंच जाता है। मास्टर मास्टर, आप स्कूल क्यों नहीं आ रहे? वो दरवाजा खटखटाता है और जैसे ही दरवाजा खुलता है, अंदर से धुएं का एक गुबार बाहर आता है। और जैसे ही गेलगोंग की नजर लोगन पर पड़ती है, वो हक्का पक्का रह जाता है। लोगन पूरी तरह से बदल चुका है। 1 महीने तक हार्ट ब्रेक में ना कुछ खाने से वो पहले जैसा मोटा नहीं रहा। लोगन ली हैज बिकम स्लिम एंड स्किनी। नेक्स्ट डे लोगन स्कूल वापस आता है। उसकी हालत ऐसी है कि उसके पास अपने साइज के कपड़े भी नहीं है, इसलिए उसने गेलगोंग से अपनी पैंट बदल ली है। और क्योंकि वो इतना पतला हो गया है, वो पहले से कहीं ज्यादा हैंडसम लग रहा है। स्कूल की लड़कियां उसे देखकर बस यही सोच रही हैं, आखिर ये नया हैंडसम लड़का है कौन? फ्रॉम अ ब्रोकन हार्टेड बुली टू अ स्टनिंग न्यू हार्ट ड्रॉप, व्हाट अ ट्रांसफॉर्मेशन। तो गाइस, स्टोरी की शुरुआत होती है एक मोटे से बंदे से जो कॉमिक एंड एनिमेशन डिपार्टमेंट में एंटर कर रहा होता है और मुंह से कुछ अजीब जापानीज वर्ड्स निकल। ऑब्वियसली बाकी डिपार्टमेंट्स के स्टूडेंट्स उसे देख के मजाक उड़ाना शुरू कर देते हैं। ये ओटाकू लोग ना दूर से ही पहचान में आ जाते हैं। कितना अजीब है ये। पास में बैठी लड़कियां भी गॉसिप कर रही होती हैं। ये सारे ओटाकू एक जैसे ही दिखते हैं, लूजर। फॉर दोज हु डोंट नो, ओटाकू बेसिकली वो लोग होते हैं जो बहुत ज्यादा एनिमे और गेम्स में घुसे रहते हैं। वेल, इन अदर वर्ड्स, मैं भी एक ओटाकू और ये लड़कियां मेरा मजाक उड़ा रही है। खैर छोड़ो इनको। तभी सीन में एंट्री होती है हमारे लोगन ली और जी गलगंग की। लेकिन वेट अ सेकंड, लोगन तो पूरा बदल चुका है, एकदम पतला और हैंडसम। लड़कियां उसे देखते ही फिदा हो जाती हैं। OMG, हु इज ही? ही इज सो हैंडसम।
ही लुक्स सो कूल। एक लड़की तो दूसरी से कहती है, अरे उस लड़के पे फोकस मत कर, तू कॉमिक डिपार्टमेंट के स्टूडेंट्स का मजाक उड़ाने पे ध्यान दे। क्योंकि ऑफ कोर्स वो खुद उस हैंडसम बंदे पे फोकस करना चाहती है। लेकिन अचानक सबके तोते उड़ जाते हैं जब ये हैंडसम हंक सीधा कॉमिक एंड एनिमेशन डिपार्टमेंट के अंदर घुस जाता है। लड़कियां आपस में फुसफुसाने लगती हैं, What? ये इस क्लास में जा रहा है और ये जापानीज भी बोल रहा था। नो वे, इसकी तरह दिखने वाले लोग ओटाकू नहीं होते। लेटर हमारा लोगन एक गली में बैठकर आराम से सिगरेट फूंक रहा होता है। वो मन ही मन सोच रहा है, लोगों का मुझे देखने का नजरिया ही बदल गया है। पहले सब डर से देखते थे, अब वैसा कुछ नहीं है। इतने में कुछ लड़कियां उसके पास आती हैं और एक कहती है, हे तुम कॉमिक डिपार्टमेंट में हो, मुझे एक सिगरेट दो ना। दूसरी लड़की बोलती है, ये सच में बहुत हैंडसम है। सिगरेट मांगने वाली लड़की मन में सोचती है, आई कांट बिलीव ये बंदा कॉमिक डिपार्टमेंट में है, कितना क्यूट और इनोसेंट लग रहा है। मतलब सीरियसली ये हरामी लोगन ली अब लोगों को क्यूट और इनोसेंट लगने लगा है सिर्फ पतला होने से। लेकिन गाइस, लोगन तो अंदर से अभी भी वही है। वो उस लड़की को सीधा बोलता है, मुझे अकेला छोड़ दो और दफा हो जाओ यहाँ से। पर सीन यहाँ पलट जाता है। लड़कियां जाने के बजाय और ज्यादा इम्प्रेस हो जाती है। वाओ, ही इज अ बैड बॉय। पता नहीं कुछ लड़कियों को बैड बॉयज इतने क्यों पसंद आते हैं। वो कहती है, ओके ओके, तुम्हारा नाम क्या है? लोगन बेचारा टोटली कंफ्यूज्ड है। उसे लाइफ में ऐसा रिएक्शन कभी नहीं मिला। वो सोच रहा है, ये साला हो क्या रहा है मेरे साथ। इसके बाद लोगन वॉशरूम जाता है और अपनी शर्ट उतारकर बॉडी को शीशे में देख। और यहाँ पे होती है कॉमेडी। जो उसके मोटे हाथों पर एक बड़ी सी फिश का टैटू था, वो अब हाथ पतले होने से सूख कर एक पतली सी छोटी मछली बन गई है। और पेट पर जो बुद्धा जी बने हुए थे, वो अब सूखड़ के गांधी जी लग रहे हैं। आई एम नॉट इवन किडिंग। तभी पीछे से दो लड़के उसे कहते हैं, तुम कौन हो? ये टैटूज किसी ने जबरदस्ती बनाए क्या? लोगन पलटकर उन्हें ऐसी गुस्से वाली नजर से घूरता है कि उनकी हालत खराब हो जाती है। वो डर के मारे, सॉरी, हमें लगा हमारा दोस्त है, बोलकर भाग जाते हैं। जाते जाते वो भी बोल रहे होते हैं, उसकी आंखें कितनी किलर थी, बट बंदा था बड़ा हैंडसम। कौन है ये? लोगन को अब रियलाइज होता है, इन लोगों ने मुझे पहचाना ही नहीं। मैं इतना बदल गया हूँ, क्या मैं सच में हैंडसम बन गया हूँ? उसे समझ आता है कि सिर्फ उसकी लुक्स बदलने से उसकी पूरी दुनिया ही बदल गई है। फिर हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जब मोटा लोगन गलती से एक लड़की से टकराता है और कहता है, ध्यान से चलो, तुम्हें चोट लग जाएगी। तो वो लड़की डर जाती है और मन में बचाओ बचाओ चिल्लाती है। और अब जब पतला लोगन एक लड़की से टकराकर वही सेम चीज कहता है, तो लड़की का रिएक्शन देखो। वो शर्मा कर कहती है, थैंक यू सो मच, और मन में सोचती है, ये कितना अच्छा है। लोगन बेचारा सोच रहा है, मैंने दोनों बार सेम चीज कही, लेकिन रिएक्शन एकदम अलग मिला। मेरी दुनिया सच में बदल गई है, पर असल में तो सिर्फ मेरे लुक्स बदले हैं। अंदर से तो मैं अभी भी वही लोगन ली हूँ। इतने में कुछ और लड़कियां आती है और एक तो सीधा उससे उसका मोबाइल नंबर मांग लेती है। अब लोगन को फाइनली एहसास होता है। पहले मुझे लगता था कि लोगों से अपनी बात मनवाने का एक ही तरीका है, लड़ाई झगड़ा। लेकिन अब समझ आया, अगर आप दिखने में अच्छे हो तो लोग वैसे ही आपकी बात मानते हैं, आपसे प्यार करते हैं। उनको बस तुम्हारे चेहरे से मतलब है। आसपास के लड़के उसे जल भुन कर देख रहे होते हैं, जैसे लोगन ने उन्हें बिना मारे ही हरा दिया। लोगन सोचता है, ये भी लड़ाई जैसा ही है, बस मैंने इन्हें मारा नहीं, पर ये मुझसे हार चुके हैं। हैंडसम होना भी अपने आप में एक पावर है। ये फीलिंग कमाल की है। इस नए कॉन्फिडेंस से फुल चार्ज्ड होकर लोगन डिसाइड करता है कि वो जाकर हानिल को प्रपोज करेगा। वो फैशन डिपार्टमेंट की क्लास में जाता है, लेकिन वहाँ हानिल तो होती नहीं, सामने बैठी होती है मीरा। लोगन को याद आता है, ये तो वही कैफेटेरिया वाली लड़की है जिसके ऊपर मैंने खाना गिराया था। लेकिन लोगन का कॉन्फिडेंस अब ओवर कॉन्फिडेंस बन चुका है। वो सोचता है, मैं इतना बदल गया हूँ, ये मुझे पहचान नहीं पाएगी और जरूर मुझ पे फिदा हो जाएगी। और फिर हमारा हीरो जो हरकत करता है, वो सीधा जाकर मीरा के गले में हाथ डाल देता है और कहता है, हानिल कहाँ है, पता है तुम्हें? मीरा गुस्से में चिल्लाती है, कौन हो तुम, दूर हो जाओ मुझसे। लोगन अभी भी अपने डिल्यूजनल बैड बॉय जोन में है। सोच रहा है, आई नो, इसे ये सब पसंद है, इसे बुरे लड़के अच्छे लगते हैं। लेकिन इससे पहले कि लोगन कुछ और कर पाता, वैम, एक कोका कोला का कैन हवा में उड़ता हुआ आता है और पूरे फोर्स से सीधा लोगन के चेहरे पर जाके लगता है। लोगन का तो दिमाग ही खराब हो जाता है गुस्से से। और गेस व्हाट, ये कैन फेंका था हमारे अपने जैक ली ने। जैक ने जैसे ही देखा कि कोई अनजान लड़का मीरा के गले में हाथ डाल रहा है, उसे गुस्सा आ गया। ऑफ कोर्स उसे क्या ही पता था कि ये वही पुराना मोटा लोगन ली है। इमेजिन करो, सारे स्टूडेंट्स एकदम हैरान, आंखें फटी की फटी रह गई हैं। लोगन गुस्से से आग बबूला होके चिल्लाता है, तेरी हिम्मत कैसे हुई, फिर से मार खाने का शौक है क्या? लेकिन अपना जैक भाई फुल सैवेज मोड में है। वो कहता है, तू है कौन बे, शक्ल देखी अपनी। बेचारा लोगन अपने मन में रो रहा है, लगता है ये गधा मेरे नए लुक की वजह से मुझे पहचान ही नहीं पा रहा है। इतने में मीरा बीच बचाव करने आती है, प्लीज प्लीज लड़ो मत। जैक एकदम जेंटलमैन की तरह मीरा से कहता है, ओके मीरा। फिर लोगन की तरफ घूम के, सुना उसने क्या कहा, चुपचाप सॉरी बोल और निकल यहाँ से। लोगन को तो जैसे पुरानी बातें याद आ जाती हैं। तुझे याद नहीं मैंने तेरी कैसी धुलाई की थी, लगता है मेमोरी रिफ्रेश करनी पड़ेगी।
जैक बस इतना कहता है, तू सच में पागल है, अगर अभी सॉरी नहीं बोला ना तो तेरा बहुत ही बुरा हाल करूंगा। लोगन अपने मन में स्ट्रैटेजी बना रहा है, ये बंदा काफी फास्ट है तो इसको इसकी बॉडी के नीचे से अटैक करूंगा। और गाइज वही पुराना गोल्डन मूव, लोगन अपनी चप्पल उतारता है और फिर से जैक की कमर पकड़ने के लिए झपट्टा मारता है, बिल्कुल पहले की तरह। लोगन खुद अपने मन में वी ट्यूबर बना हुआ है, मेरा वेट कम हो गया है तो मैं अब पहले से भी ज्यादा फास्ट हूँ, इसकी तो मैं बंद बजाने वाला हूँ। तो लोगन पूरी जान लगा के जैक को उठाकर पटकने की कोशिश करता है, लेकिन प्लॉट ट्विस्ट, जैक अपनी जगह से हिल भी नहीं रहा है। लोगन के दिमाग का सर्वर क्रैश हो गया है, मैं इसको उठा क्यों नहीं पा रहा हूँ। और इससे पहले कि वो कुछ प्रोसेस कर पाता, कबूम, जैक का एक सॉलिड पंच आके सीधा लोगन के चिन पे कनेक्ट होता है। याद है पहले जब लोगन हट्टा कट्टा था तो उसने ऐसा पंच झेल लिया, लेकिन ये न्यू लोगन, इसकी बॉडी तो क्रिस्टल की याद में रो रो जो पतली हुई है, जिम में पसीना बहा के नहीं। उसकी पहली वाली बॉडी ऐसी रेसलिंग टाइप फाइट्स के लिए परफेक्ट थी, पर ये बॉडी ना नॉट एट ऑल। बेचारा लोगन उसकी टांगे कांप रही हैं, मन में रो रहा है, ये बॉडी मुझ पे बिल्कुल भी सूट नहीं कर रही है। लेकिन ईगो तो अभी भी एक्सेल साइज है। लड़खड़ाते हुए भी डायलॉग बाजी चालू है, बस इतना ही दम था, मुझे लगा खुजली की है। पर जैक का मूड नहीं था ये सब सुनने का, उसने तो अपनी मुक्कों की मशीन गन स्टार्ट कर दी, धड़ 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 धड़। लोगन का चेहरा लिटरली एक पंचिंग बैग बन चुका था। इसके बाद हमारा पिटा हुआ हीरो कॉरिडोर में जा रहा होता है, खुद से सवाल करते हुए, मैं उससे हार कैसे गया, आखिर उसने ऐसी कौन सी स्पेशल ट्रेनिंग ले ली। और जैसे ये बेइज्जती काफी नहीं थी, पीछे से उसकी गुड्डी पे एक टपाक से पड़ता है, और ये कौन था, नन अदर देन विंजन। मेरा रास्ता ब्लॉक मत कर, तेरे बाप का रोड है क्या। लोगन का पारा हाई हो जाता है, तुम सब पागल हो गए हो, पहचानते नहीं मुझे। और नेक्स्ट सीन में गाइज लोगन की और भी ज्यादा बुरी तरह से ठुकाई हो चुकी है और अब वो कॉरिडोर में जमीन पर बैठा है। ही इज जस्ट थिंकिंग, क्या ये कोई सपना है, मैं इतना कमजोर कैसे हो गया। तभी वहां से गुजरता है हमारा वास्को। वो लोगन को ऐसी पिटी हुई हालत में देखता है और मासूमियत से पूछता है, हे तुम ठीक हो। लोगन के दिमाग में जैसे 440 वोल्ट का झटका लगता है, ये गधा भी मुझे नहीं पहचान रहा है। वास्को अपने अच्छे दिल के साथ हाथ आगे बढ़ाता है, लो मेरा हाथ पकड़ो, मैं तुम्हें उठा देता हूँ। ओ दी इंसल्ट, लोगन ली पे दया, उसका खून खौल जाता है। कमजोर समझ रहा है कि मुझे, तेरी धज्जियां उड़ा दूंगा। लेकिन वास्को की आंखों में बस दया थी, जो लोगन के लिए सबसे बड़ी इंसल्ट थी। इतने में जेस आ जाता है और वास्को को ले जाता है। जाते जाते वास्को कहता है, कोई नहीं जेस, वो बस एक बहुत ही बेचारा बच्चा है। बेचारा, लोगन ली और बेचारा, कैन यू इवन इमेजिन द पेन। अभी ये ट्रॉमा प्रोसेस हो ही रहा होता है कि गैलोंग आ जाता है और वो भी शुरू हो जाता है, मास्टर ये क्या हालत बना रखी है, आप पे तो दया आ रही है मुझे, अब मैं किसको बताऊंगा कि आप मेरे मास्टर हो, कहाँ गया हमारा स्कूल पे राज करने का प्लान। बस बहुत हुआ, लोगन से अब बर्दाश्त नहीं होता। वो गैलोंग के बाल पकड़ता है, अपना मुंह बंद कर साले। लेकिन सरप्राइज सरप्राइज, गैलोंग भी घुमा के एक मुक्का लोगन के फेस पे दे मारता है। दोनों में फिर एक ऐसी फाइट शुरू होती है जो ऑलमोस्ट बराबरी की थी, लोगन ली वर्सेस गैलोंग, एन इक्वल मैच। बट लोगन को जुजुत्सु आती थी, इसीलिए वो जैसे तैसे हांफते कांफते गैलोंग को हरा देता है। पर वो पूरी तरह से थक चुका था, मेरी सारी ताकत खत्म हो गई, अब इज्जत का तो फलूदा बन ही चुका था। तो लोगन फुल गुस्से में अपनी क्लास में जाता है, शर्ट उतारता है और चिल्लाता है, जानते हो मैं कौन हूँ। पर ओ डियर, जहां पर पहले उसकी आवाज से लोगों की रूह कांप जाती थी, अब वहां स्टूडेंट्स आपस में फुसफुसा रहे, अरे ये तो ब्लैक गॉड एनिमे के कैरेक्टर की नकल कर रहा है, मैंने कल ही एनिमे देखा था। LOL, उसका डरावना लुक अब बचपना लग रहा है। नोबडी इज स्कैर्ड ऑफ हिम एनीमोर। जब सारे दरवाजे बंद हो गए तो एक ही उम्मीद बची, क्रिस्टल। लोगन सोचता है, बस क्रिस्टल मिल जाए तो मैं सारी बेइज्जती सह लूंगा। वो फिर से फैशन डिपार्टमेंट जाता है, बट क्रिस्टल वहाँ है ही नहीं। एक लड़की बताती है कि वो बीमार है और घर पर है। ऑफ कोर्स अ न्यू गर्ल इज टोटली क्रशिंग ऑन हिज न्यू हैंडसम लुक, बट लोगन का ध्यान जाता है मोटी वाली क्रिस्टल पे, जिसे वो पीछे से देखता है। और गेस व्हाट, उसको लगता है ये मोटा वाला डैनियल है। अब इनका एक सीक्रेट कोड था कि जैसे ही लोगन पिकाचू बोलेगा, मोटा डैनियल डर के उसके पास आ जाएगा। तो लोगन पीछे से कहता है पिकाचू, लेकिन उस बेंच के आगे बैठा था हमारा हैंडसम वाला डैनियल, और लोगन के मुंह से पिकाचू सुनते डैनियल के मुंह से निकल जाता है पीका पीका। वूप्स, भारी ब्लंडर। डैनियल जल्दी से कवर अप करने के लिए कहता है पीछा, हा हा हा। ऐसी एक्टिंग करता है जैसे मजाक कर रहा हो, बट अपने मन में ही इज लाइक, ये आवाज तो पक्का लोगन ली की थी। अब लोगन मोटी क्रिस्टल के पास जाता है, उसका चेहरा पकड़ के कहता है, तुम बिल्कुल उसकी तरह दिखती हो, अब समझा, तुम लड़की हो। पर हमारी क्रिस्टल भी कम नहीं, कहती है, मैं भी यही सोच रही थी, आखिर तुम कौन हो, तुम भी बाकी मर्दों की तरह बहुत बुरे हो। बर्न, लोगन का ईगो फिर से हर्ट, तुम मुझे जवाब दोगी, इतनी हिम्मत।
और वो क्रिस्टल को थप्पड़ मारने के लिए हाथ उठाता है, लेकिन तभी उसका हाथ हवा में ही रुक जाता है। किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया है और वो है हमारा हीरो डैनियल। और मजेदार बात यह है कि डैनियल को अभी ये पता नहीं कि सामने लोगन ली खड़ा है, इसीलिए उसे बिल्कुल डर नहीं लग रहा है। एंड कट, चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो सीन आगे बढ़ाते हैं गाइस। पिक्चर दिस, लोगन ली अपने पूरे गुस्से में बस हमारी मोटी वाली क्रिस्टल को थप्पड़ जड़ने ही वाला होता है कि तभी होती है हीरो की एंट्री। अपना हैंडसम डैनियल लाइक अ नाइट इन शाइनिंग आर्मर एंट्री मारता है और लोगन ली का हाथ हवा में ही पकड़ लेता है। एंड यू नो व्हाट द बेस्ट पार्ट इज, डैनियल को बिल्कुल आइडिया नहीं है कि ये स्लिम ट्रिम बंदा एक्चुअली लोगन ली है, इसलिए डर भाई को डर ही नहीं लग रहा। डैनियल फुल ऑन एटीट्यूड में पूछता है, तो मिस्टर हैंडसम तुम्हें क्या लगता है ये सब क्या कर रहे हो तुम? लोगन पलट कर कहता है, तू छोड़ ये सब और ये बता तू यहाँ क्या कर रहा है? लोगन का तो पूरा ईगो ही हर्ट हो जाता है। ही इज फ्यूमिंग इनसाइड कि हाउ डेयर ही, मेरे साथ कोई ऐसा बर्ताव कैसे कर सकता है? मैं लोगन ली हूँ। ही डिसाइड्स इस बंदे की तो धज्जियां उड़ानी पड़ेंगी, अपनी पूरी पावर, स्पीड और स्किल्स यूज करनी होंगी। आई हैव टू यूज द अटैक्स आई एम बेस्ट एट। और आपको तो पता ही है लोगन का सिग्नेचर स्टाइल पहला वार हमेशा बॉडी पर होता है, एक सॉलिड मुक्के के साथ। तो लोगन जो अब पतला होने की वजह से सुपर फास्ट हो चुका है, डैनियल पर एक लाइटनिंग फास्ट अटैक करता है। मन में सोचा है बस एक ही शॉट में इसका काम तमाम कर दूंगा। बट प्लॉट ट्विस्ट, अपना डैनियल उससे भी ज्यादा फास्ट निकला। ही जस्ट इजीली डॉजेस द पंच। लोगन की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। व्हाट, ये मेरे पंच से बच गया, ही इज फास्टर देन मी। जबकि डैनियल अपने मन में सोच रहा है, वो कमाल है, ये बंदा तो सच में काफी फास्ट है। दिस मेक्स लोगन इवन एंग्रियर। ही अनलीशेस अ होल स्टॉर्म ऑफ पंचेस। लेकिन डैनियल, वो तो मैट्रिक्स स्टाइल में सारे के सारे पंचेस बड़े ही स्मूथली डॉज कर लेता है। द स्टूडेंट्स वॉचिंग अ कंप्लीटली स्टन्ड। कैन यू बिलीव इट? डैनियल ने वो सारे पंचेस डॉज कर दिए। लोगन इज लूजिंग हिज माइंड। आई डोंट बिलीव दिस, इसने मेरे सारे पंचेस डॉज कर लिए। हाउ कैन ही बी दिस फास्ट? डैनियल on the other hand is analyzing the situation. ये बंदा तो जैक से भी ज्यादा फास्ट लग रहा है। What should I do? And then click. उसे लोगन का वही पुराना अटैक याद आता है जो उसने डैनियल के ओरिजिनल मोटे वाले बॉडी पर मारा था। एक ऐसा ब्रूटल बॉडी ब्लो कि उसकी सांस ही रुक गई थी। He even remembers Logan's lesson. जब भी तुम पहला पंच मारो इट शुड बी अ बॉडी ब्लो। तो अपना डैनियल क्या करता है, ही यूजेस दैट एग्जैक्ट सेम मूव, एकदम वैसा ही मुक्का सीधा पतले लोगन के पेट में, बूम। और बस इस एक ही मुक्के से लोगन की सारी हवा निकल जाती है और वो जमीन पर गिर जाता है। द क्राउड इज लाइक, वाओ दैट वाज ऑसम, डिड यू सी हाउ ही पंच्ड हिम? और फिर अपना डैनियल हमेशा की तरह स्वीट डरते डरते पूछता है, सॉरी तुम ठीक तो हो ना? लोगन जमीन पर खांस रहा है और मन में सोच रहा है, अब बॉडी शॉट, दैट वाज अ चीप अटैक। लेकिन अब उसके दिमाग की बत्ती जलती है। अब मैं समझ गया, अब मैं उस स्टाइल में फाइट करूंगा जो मेरी इस बॉडी को सूट करता है। और फिर वो जमीन पर एक अजीब बिल्ली जैसी पोजीशन में लेट जाता है। गाइस, ये है जूजित्सु टेक्निक। लोगन सोचता है, अब जब ये मुझे मारने आएगा मैं इसको पकड़ के इसकी सारी हड्डियां तोड़ दूंगा। कम ऑन, इस बार मुझे हराना आसान नहीं होगा। लेकिन एंड दिस इज द बेस्ट पार्ट, डैनियल ने तो लोगन के बारे में भूल ही गया है। ही इज ऑलरेडी टर्न टू क्रिस्टल एंड इज सेइंग, क्रिस्टल तुम ठीक तो हो ना? चलो यहाँ से चलते। Logan, who's still on the ground in his ultimate fighting pose, is just speechless. He's having a full-blown existential crisis. Where are you going? मैं पागल हो रहा हूँ। आखिर सुंदर होने का क्या फायदा है? कोई फायदा नहीं है। तभी एंट्री होती है जोई की। वो आती है और कहती है, हे तुम ऐसे जमीन पर क्यों लेटे हो? She helps him up और लोगन हैरान होके कहता है, तुम मेरा नाम जानती हो? बिना एक सेकंड भी वेस्ट किए he asks for her number and guess what? She gives it to him. लोगन का दिमाग 180 डिग्री घूम जाता है। वेट, मुझे लगता है सुंदर होने के बहुत सारे फायदे हैं। नेक्स्ट सीन, एक रेस्टोरेंट में लोगन ने जोई को कॉल करके बुलाया है। फुल कॉन्फिडेंस के साथ he asks her out on a date, but Zoe hits him with a big fat no. लोगन is shocked. क्या? लेकिन क्यों? जोई सीधा बोलती है, मैंने सुना है तुमने क्रिस्टल और डैनियल पर हाथ उठाया था। आई हेट यू एंड योर पर्सनैलिटी। तुम एक बहुत बुरे इंसान हो। आउट, पब्लिक रिजेक्शन। आसपास के लोग भी उस पे हंस रहे हैं। टू ऐड इंसल्ट टू इंजरी, जोई तभी खिड़की के बाहर मोटे वाले डैनियल को देखती है और भागकर उसके पास चली जाती है। वो उससे कहती है, क्या तुम आज काम पर नहीं गए? मैं तुमसे बाद में मिलने आऊंगी।
लोगन ये सब देखकर टोटली स्टन्ड है, उसका दिमाग फट जाता है। क्या जोई को ये सुअर पसंद है, बट ही इज अ लूजर, मैं इससे नहीं हार सकता। एंड दैट्स द मोमेंट ही अंडरस्टैंड्स कि सिर्फ हैंडसम होने से कुछ नहीं होता। ये पूरा एक्सपीरियंस लोगन के लिए इतना बड़ा सदमा था कि उसने डिसाइड कर लिया ही इज गोइंग बैक टू हिज ओल्ड सेल्फ। वो प्यार व्यार सब भूल के खा के वापस से पहले जैसा मोटा हो जाता है, और इसमें उसे काफी टाइम भी लगता है। So, now back in school, a much fatter Logan Lee is back. जैक और वास्को उसे देखते हैं। लोगन एक बंदे को बस एक मुक्के में हवा में उड़ा देता है। वास्को कहता है, लगता है ये पहले से भी ज्यादा मोटा हो चुका है और पहले से भी ज्यादा लड़ाई झगड़ा करने लगा है। जैक अपने मन में सोचता है, पहले ये मॉन्स्टर लगता था, लेकिन अब ये सच का मॉन्स्टर बन चुका है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं आगे मीरा की रक्षा नहीं कर पाऊंगा। एंड दिस इज वॉट स्पार्क्स ए फायर इन हिम। जैक डिसाइड करता है अब वो भी ट्रेनिंग करेगा। सो ही गोज बैक टू हिज बॉक्सिंग जिम। कोच उसे डांटता है कि 1 साल बाद आ रहा है, लेकिन जैक इज डिटरमिन्ड। ही जस्ट सेज, क्या मैं अपनी ट्रेनिंग स्टार्ट कर सकता हूँ? और वो शुरू हो जाता है, अपना खून पसीना बहाने के लिए तैयार है। द कोच, व्हाइल एक्टिंग टफ, टेल्स अनदर गाय, तुम इसे नहीं जानते, किसी टाइम पे इस जिम में एक जीनियस हुआ करता था। एंड गेस व्हाट, ही इज टॉकिंग अबाउट आवर बॉय जैक। सो नाउ दैट जैक इज ट्रेनिंग, ही इज गोइंग टू बिकम वे मोर डेंजरस। इसका मतलब आगे जाके उसकी लोगन ली से दोबारा फाइट हो सकती है, which is going to be absolutely epic। सीन ओपन होता है हमारे क्यूट लिटिल बचपन के कैरेक्टर्स पे, एक छोटू सा जैक और एक प्यारी सी मीरा। और हमारा छोटा जैक फुल कॉन्फिडेंस में मीरा को कहता है, मीरा तुम मेरी बीवी बन जाओ। स्ट्रेट टू द पॉइंट, नो गेम। लेकिन लेडीज एंड जेंटलमैन, मीरा का जवाब सुनो। वो कहती है, बिल्कुल भी नहीं। आउच। और रीजन, एक तो तुम्हें तैरना नहीं आता और ऊपर से ये अजीब सी ड्रेस पहनी है। शी सेज, ऐसा लग रहा है जैसे मैं किसी हंस से बात कर रही हूँ। सैवेज। ये सब हो रहा है एक स्विमिंग पूल के पास, जहाँ बाकी बच्चे उन्हें देखकर टीचर को चिल्ला रहे हैं, टीचर देखो जैक मीरा को प्रपोज कर रहा है। सीन शिफ्ट होता है, अब ये दोनों बॉक्सिंग प्रैक्टिस कर रहे हैं। बड़े जैक का वॉइस ओवर आता है, मैंने वो हर चीज सीखी जो मीरा ने सीखी थी। सोचो, अ गाय लिटरली लर्निंग एवरीथिंग हिज क्रश लर्न। पर बॉक्सिंग एक ऐसी चीज थी जिसमें उसे सच में मजा आता। छोटा जैक अपने मन में सोचता है, मैं मीरा से बॉक्सिंग में बहुत बेहतर हूँ, मुझे और प्रैक्टिस करनी चाहिए ताकि मैं उसकी रक्षा कर सकूं। How the protector instinct started early. Next stop, चर्च। जैक, मीरा और एक नया कैरेक्टर जोहान, तीनों जीसस के सामने प्रे कर रहे हैं। पर हमारे जैक का पूरा ध्यान तो मीरा पर है। वो मन ही मन प्रे कर रहा है, हे गॉड प्लीज मेरी और मीरा की शादी करवा दो। ऐसा कुछ करो कि मीरा मुझे आपसे भी ज्यादा पसंद करने लगे। मतलब गॉड से ही कंपटीशन। तभी मीरा एक डोनेशन बॉक्स लेकर आती है। जैक फुल शो ऑफ मोड में कहता है, मैं इसमें $10 डालूंगा। बाकी बच्चे हैरान हैं, लेकिन पास बैठा जोहान कहता है, जरूरी नहीं है कि ज्यादा पैसे देना अच्छी बात है, मैं तो ये पैसे आर्केड में यूज करूंगा। प्रैक्टिकल बंदा। वॉइस ओवर में पता चलता है कि इस बच्चे का नाम जोहान है और उसकी माँ एक एंजल जैसी है। जोहान अपनी जेब से एक टॉफी निकालता है और कहता है, मैं ये ऑफर करूंगा। जब मीरा पूछती है कि वो क्या मांगेगा, तो जोहान कहता है, मैंने गॉड से मांगा है कि वो मेरी मदर को पूरी तरह से ठीक कर। देखा ना द डिफरेंस। अब हम देखते हैं जोहान की माँ को, जो चर्च के बाहर फ्री में बच्चों के बाल काट रही हैं। वो सच में एक प्यारी सी लेडी लगती है, पर आसपास के लोग उन्हें अजीब नजरों से देखते हैं। इतनी अजीब कि जैक भी कहता है, ये लोग कितने अजीब है। जब जैक की बारी आती है हेयर कट की, तो वो डरते डरते बड़बड़ाता है, सुना है आपकी आंखें ठीक नहीं है, कहीं मेरा कान ना काट देना। लॉल। जोहान की माँ, जो यहाँ फ्री में सेवा कर रही हैं, उन्हें एक आदमी शुक्रिया कहकर चावल का कट्टा देता है। ये देखकर जैक सोचता है, क्या चर्च में काम करने वाले सभी लोग एंजल्स होते हैं? फिर जोहान की माँ तीनों बच्चों के हाथ में एक विश ब्रेसलेट बांटती है और कहती है, जब ये खुद गिरेगा तो तुम्हारी एक विश पूरी हो जाएगी। जैक का दिमाग देखो, विश सुनते ही मन में बोलता है जैक को मीरा का पति बनना है और खुद ही ब्रेसलेट तोड़ने लगता है। सो इम्पेशेंट। जोहान की माँ उसे रोकती हैं, ऐसे काम नहीं करता, इंतजार करना पड़ेगा। तभी जोहान मासूमियत से पूछता है, माँ क्या मैं 2 विशेस मांग सकता हूँ? और उसकी विशेस है, पहली कि मेरी मदर की आंखें ठीक हो जाए और दूसरी ये कि मैं पूरी जिंदगी मीरा का ध्यान रखना चाहता हूँ।
माई हार्ट, व्हाट अ प्योर सोल। फ्लैश फॉरवर्ड, सारे कैरेक्टर्स 15 साल के हो चुके हैं और सीन क्या है, जोहान को कुछ गुंडे बुरी तरह मार रहे हैं, उसे भिखारी और लूजर कह रहे हैं। बट वेट, एंट्री होती है हीरो की। हमारा जैक, जो अब स्कूल का सबसे स्ट्रॉन्ग बंदा है, वहां आता है और उन गुंडों की ऐसी धुलाई करता है कि बस वो जोहान को हाथ देकर उठाता है। पर बेचारे जोहान ने ये सब मीरा के सामने होते हुए देख लिया होता है। शर्मिंदगी से वो वहां से भाग जाता है। जैक मीरा से कहता है, पता नहीं ये अब हमसे बात क्यों नहीं करता। और जोहान भागते हुए सोच रहा है, सबको पता चल गया मैं कितना कमजोर हूँ, अब मीरा और मैं साथ नहीं रह सकते। अब हमें सच पता चलता है। फ्लैशबैक टू द चर्च सीन। जोहान ने वो टॉफी इसलिए ऑफर की थी क्योंकि उसके पास जो 2 सिक्के थे वो पहले ही अपनी माँ के लिए प्रार्थना करते हुए दान कर चुका था। ही इज सच अ गुड बॉय। थोड़ी देर बाद जैक उसके पास आता है और उसे वही टॉफी देता है। कहता है, ये लो, मुझे पसंद नहीं, चर्च के एक भैया ने दी है। बेचारा जोहान सोचता है कि गॉड ने उसकी टॉफी लौटा दी, मतलब उसकी विश पूरी नहीं होगी, उसकी माँ ठीक नहीं होंगी। पुअर जोहान, उसकी लाइफ में प्रॉब्लम्स कम ही नहीं होती। जब भी कोई उसे मारता है, जैक उसे बचाता है, पर इससे जैक के फादर को बुलाया जाता है। दूसरी तरफ जोहान की माँ उसे बोलती हैं, हम बहुत गरीब हैं, प्लीज किसी मुसीबत में मत पड़ा करो। बेचारे पे हर तरफ से प्रेशर है। कट टू द प्रेजेंट। 15 साल के सेल, जिन गुंडों को जैक ने पीटा था, अब वो बदला लेने की सोचते हैं। जैक से तो पंगा ले नहीं सकते, तो वो उसके दोस्त जोहान को टारगेट करते हैं और उसे बहुत बहुत मारते हैं। जोहान बस यही सोच रहा है, मैंने तो कुछ किया भी नहीं, गॉड मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। लेकिन द वर्स्ट इज येट टू कम। जब वो मार खाकर अपने घर पहुंचता है तो गाइज, इट्स हॉरिफाइंग। उसकी माँ पूरी तरह से पागल हो चुकी हैं। वो जमीन पर किसी जानवर की तरह बैठी हैं और चिल्ला रही हैं, तुम शैतान हो, प्रे करो वरना नरक की आग में जलोगे। वो सिर जमीन पर पटकते हुए कहती हैं, अगर मैं 666 लोगों को भगवान को दे दूं, उनकी बलि दे दूं, तो मुझे मोक्ष मिल जाएगा, मेरी आंखें वापस मिल जाएंगी। सिर्फ डॉग गॉड ही ऐसा कर सकते हैं। Dog God? It's clear she has lost her mind completely due to poverty, illness and desperation. अपनी माँ को इस हालत में देखकर टूटा हुआ जोहान बस इतना ही सोच पाता है, आखिर आपने ऐसा क्यों किया? And that's where the chapter ends, leaving us completely shattered. तो कहानी शुरू होती है हमारे 15 साल के जोहान के टाइम से। बट वेट, स्पॉटलाइट में जोहान नहीं, जैक है। बॉक्सिंग रिंग में मैच चल रहा है और भाई अपना जैक तो फुल ऑन बीस्ट मोड में है। सामने वाले बंदे की ऐसी धुलाई कर रहा है कि पूछो मत, दे दनादन। क्राउड तो पागल हो रखा है, जैक जैक चिल्ला रहा है, वाओ ही सो फास्ट, ही सो कूल। मतलब पूरा स्टेडियम हिला रखा है बंदे में। और इन सब के बीच एक कोने में खड़ा है हमारा मेन कैरेक्टर जोहान, बिल्कुल सैड बॉय वाइब्स के साथ। उसके दिमाग में बस एक ही कसरत चल रही है, यार मैं जहाँ भी जाता हूँ बस जैक जैक जैक। एक वो है अमीर फैमिली से, बॉक्सिंग चैंपियन, और एक मैं हूँ, एक गरीब हारा हुआ इंसान। मेरा और उसका कोई कंपैरिजन ही नहीं है। बेचारा फुल इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स में जा रहा है, सोच रहा है कि मीरा जैसी लड़की को तो कोई काबिल बंदा ही डिजर्व करता है। और जैसे ही हमारे जोहान का सेल्फ पिटी सेशन पीक पर था, एंट्री होती है आसमान से उतरी हुई परी की, I mean, मीरा की। बिल्कुल एंजेलिक स्माइल के साथ वो कहती है, हे जोहान, आजकल चर्च क्यों नहीं आते? बचपन में हम तीनों साथ जाते थे ना। बेचारे जोहान की तो बोलती ही बंद हो गई। मीरा तुम यहाँ? मीरा आगे कहती है, तुम्हारी मॉम भी नहीं दिख रही आजकल, मैं सोच रही थी उनके ब्यूटी सैलून में ही मिलने आ जाओ। बस इतना सुनना था कि जोहान के दिमाग में रेड अलर्ट फ्लैश होने लगा। उसको अपनी मॉम की अजीब हरकतें याद आ जाती हैं और वो एकदम से चिल्ला पड़ता है, नहीं मेरे घर मत आना, और वहां से फरार। पुअर मीरा इज लेफ्ट स्टैंडिंग टोटली कंफ्यूज्ड, सोच रही है कि बचपन का स्वीट सा जोहान इतना ज्यादा कैसे बदल गया। फिर हमें एक छोटा सा फ्लैशबैक दिखाया जाता है। एक नन्हा सा रोता हुआ जोहान अपनी मॉम से कह रहा है, मम्मी सब मुझे आवारा कहते हैं, हम इतने गरीब क्यों हैं? उसकी मॉम, जो उस वक्त बिल्कुल ऑल ओके थी, उसे प्यार से समझाती हैं, बेटा जो लोग दूसरों के साथ अच्छा करते हैं उनके साथ हमेशा अच्छा होता है। पर दोस्तों, ये अच्छा टाइम ज्यादा दिन नहीं टिकने वाला था, क्योंकि जोहान के 15 साल के होते होते उसकी मॉम को पागलपन के दौरे पड़ने शुरू हो जाते हैं। अब आते हैं करंट सीन पे। जोहान की मॉम घर का सामान तोड़ फोड़ रही हैं, चिल्ला रही हैं, मेरी आंखें मेरी आंखें मेरी आंखें डॉग गॉड सही कर देंगे। एक्सक्यूज मी, डॉग गॉड? ये कौन सा नया देवता आ गया मार्केट में? जोहान बेचारा उनको गले लगाकर रोता है, मॉम आपको क्या हुआ? पर उनकी तो बस एक ही रट है, मुझे ईडन जाना है, भगवान ने मुझे वहां जाने के लिए चुना है। 666 लोग जाएंगे और जब आखिरी इंसान चुना जाएगा तो ये दुनिया खत्म हो जाएगी। याइक्स, जोहान की तो फटके हाथ में आ गई है। वो भागा भागा चर्च जाता है और एक प्रीचर को ले आता है।
वहीं भले आदमी जिन्होंने कभी उसकी मॉम को चावल का कट्टा दिया था। प्रीचर अंकल मॉम को समझाने की कोशिश करते हैं, बहन आपको प्रार्थना करनी चाहिए वरना आपको सजा मिलेगी। इतना सुनते ही जोहान की मॉम ने प्रीचर के गाल पे 2 तमाचा जड़ दिए और चिल्लाई, चुप हो जा शैतान, डॉग गॉड प्लीज मुझे यहाँ से ले चलो, मुझे ईडन जाना है। अब देखो स्टोरी में क्या ट्विस्ट आता है। जोहान स्कूल से घर आता है और क्या देखता है, सोफे पे मीरा बैठी है उसकी मॉम के साथ। जोहान का तो हार्ट अटैक आते आते बचा। नहीं, अब मीरा को मॉम के बारे में सब पता चल जाएगा। लेकिन प्लॉट ट्विस्ट, उसकी मॉम बिल्कुल नॉर्मल बिहेव कर रही है। ओ जोहान बेटा तुम आ गए, देखो मीरा आई है। मीरा भी कहती है आंटी से मिलने आ गई थी। मतलब ये क्या हो रहा है, मॉम अचानक से ठीक हो गई। पर जैसे ही मीरा जाती है असलियत सामने आती है। जोहान डरते डरते पूछता है, मॉम आप ठीक हो? और उसकी मॉम एक सुपर क्रीपी सा चेहरा बना के बोलती है, हाँ बेटा बिल्कुल ठीक, क्योंकि मुझे फाइनली ईडन से बुलावा आ गया है। 3 दिन के लिए जाना है, हो सकता है भगवान ने तुम्हें भी चुना हो, तुम भी मेरे साथ चलो। जोहान इज जस्ट स्पीचलेस। वो फिर से उसी प्रीचर के पास भागा भागा जाता है। सर मेरी मॉम अजीब बिहेव कर रही हैं और अब वो मुझे अपने साथ कहीं ले जा रही हैं। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, पुलिस भी इसमें हेल्प नहीं कर सकती, अब मेरे पास सिर्फ आप हो। प्रीचर एक सच्चे आदमी की तरह कहता है, फिक्र मत करो जोहान, तुम अभी बच्चे हो, मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकता, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। तुम्हारी माँ को बचाना एक प्रीचर का काम है। तो आखिरकार वो दिन आ ही गया। प्रीचर अंकल अपनी कार में जोहान और उसकी मॉम को लेकर उस अजीबोगरीब ईडन कैंप की तरफ निकल पड़ते हैं। रास्ता बिल्कुल सुनसान, घने जंगल से घिरा हुआ, फुल हॉरर मूवी वाइब्स आई टेल यू। और तभी होता है एक ग्रैंड रिवील। कार की बैक सीट पर और कौन है, जैक और मीरा। व्हाट द, जोहान का तो दिमाग ही फट गया, ये दोनों यहाँ क्या कर रहे हैं? मीरा ने बताया, जब मैं तुम्हारे घर आई थी तो तुम्हारी मॉम ने मुझे इनवाइट किया, मैंने सोचा ये एक सीक्रेट रखती हूँ। और जैक, अरे वो भला मीरा को अकेले कैसे जाने देता। बेचारा जोहान जहाँ टेंशन के मारे मरा जा रहा है, वहाँ ये दोनों फुल ट्रिप मोड में है। यस हम एक्साइटेड है, सोच रहे हैं कैंपिंग ट्रिप पे जा रहे हैं। फाइनली इनकी गाड़ी एक जंगल के पास रुकती है जहाँ एक अजीब सा आदमी इनका इंतजार कर रहा होता है। भाइयों और बहनों, आपका स्वागत है ईडन कैंप में, अब यहाँ से पैदल जाना होगा, रास्ता खराब है, धीरे आना। जोहान की मॉम की आंखें कमजोर है तो जैक उनका हाथ पकड़ लेता है। इतने में प्रीचर धीरे से जोहान को कहता है, अभी तक तो मुझे कुछ भी गड़बड़ नहीं लग रही है, पर चाहे कुछ भी हो तुम मेरे पीछे ही रहना। थोड़ा आगे जाकर उन्हें एक पहाड़ से नीचे एक बड़ा सा क्रॉस का साइन दिखता है। मीरा बेचारी वहां प्रे करने लगती है, हे गॉड प्लीज मेरी और जोहान की दोस्ती पहले जैसी कर दो। और सो स्वीट। पर दोस्तों अब आने वाला है एक शॉकर। जैसे ही सब लोग आगे बढ़ते हैं, कैमरा उस क्रॉस पे जूम करता है और उस पे एक आदमी को लटका के रखा हुआ है, खून से लटपट, वो दर्द से चिल्ला रहा है, मुझे यहाँ से भागना पड़ेगा, मुझे यहाँ से भाग के किसी को बताना पड़ेगा। OMG, ये कोई नॉर्मल जगह बिल्कुल नहीं है, ये ईडन कैंप एक ट्रैप है और हमारे सारे कैरेक्टर्स सीधे उस ट्रैप में जा रहे हैं। जोहान की मॉम प्रीचर, अपना हीरो जैक और मीरा एक ऐसी जगह आते हैं जहाँ का वेलकम साइन ही एक क्रॉस है, जिसपे एक आदमी को ऐसी बुरी तरह मारा गया है कि बस, और इन लोगों को कोई खबर ही नहीं है, अपनी ही धुन में आगे बढ़े जा रहे होते हैं। जोहान की मॉम कहती है, फाइनली हम ईडन पहुंच गए। लेकिन थोड़ा आगे चलते ही उन्हें कुछ अजीब से लोग दिखते हैं। जोहान अपने प्रीचर से कहता है, प्रीचर जरा उन लोगों को देखो। प्रीचर कहता है, ये लोग जरूर यहाँ प्रेयर हाउस में रहते होंगे। बट गाइज इनकी स्माइल इतनी क्रीपी है ना, ये सब हाय बोलते हुए इनका वेलकम कर रहे होते हैं, पर जोहान को तुरंत डाउट होता है, ये लोग, ये एक्टिंग नहीं लग रही। उनका गाइड भी एक अजीब सी स्माइल देके कहता है, जो लोग यहाँ ईडन में रहते हैं वो सारे के सारे बहुत खुश लोग हैं। या राइट, सुपर सस्पिशियस। अब इतना चल चल के अपना जैक थक जाता है और गाइड से पूछता है, भाई और कितना दूर, अभी तक पहुंचे नहीं क्या? गाइड कहता है, बस पहुंचने ही वाले हैं। तभी सीन में एंट्री होती है क्यूट से पपी की। मीरा तो ओ हो जाती है, वाओ ये तो एक छोटा सा प्यारा सा पपी है। और जैक हीरो बनने के चक्कर में और मीरा को इम्प्रेस करने के लिए पपी को प्यार से बुलाता है, हे इधर आ जाओ। बट होल्ड ऑन, गाइड आके जैक को ही डांट देता है, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई, तुम्हें बिल्कुल भी तमीज नहीं है। जैक को लगता है पपी को बोल रहा है, बट नोप, ही वाज टॉकिंग टू जैक। पीछे से मीरा चिल्लाती है, जैक तुम्हारे पीछे। और जैसे ही जैक पलटता है, एक खूंखार कुत्ता उस पे झपटने वाला होता है। जैक बेचारा बिल्कुल हेल्पलेस फील कर रहा था, उसे लगता है कि वो बिल्कुल नहीं बच सकता। बट देन हीरो की एंट्री, प्रीचर बीच में आके जैक को बचा लेता है और पता चलता है एक नहीं बल्कि 3-4 आदमखोर कुत्ते हैं। उनके मुंह से लार टपक रही होती है और वो जैक और प्रीचर की तरफ बढ़ रहे होते हैं। द गाइड थ्रोज अ पीस ऑफ मीट एट देम और हाथ जोड़ के कहता है, प्लीज हमारे ऊपर दया करो, हमें प्यार और क्षमा दिखाइए, भगवान के नाम पे हम पे दया कीजिए, आमेन। और बस इतना कहते ही पुफ, द डॉग्स आर गॉन। फिर गाइड कहता है,
प्लीज विनम्र रहिए, आप लोगों का निर्णय लिया जाएगा। सीरियसली, व्हाट इज दिस प्लेस? प्रीचर इज स्मार्ट दो। वो उस बंदे से पूछता है, वो मीट का टुकड़ा, क्या तुम उसको अपने साथ हमेशा रखते हो? जैक तो हंसी में टाल देता है ताकि मीरा के सामने बेइज्जती ना हो। स्मार्ट बॉय। सो ये लोग फाइनली अपने कैंप्स में पहुंचते हैं और गाइड का ऐलान सुनो, बड़े और बच्चे अलग अलग होंगे। द प्रीचर्स फ्यूरियस, आखिर ये किस तरह की बात हुई? गाइड स्माइल करते हुए कहता है, जो बड़े लोग हैं उन्हें प्रार्थना करने के लिए प्रेयर हाउस जाना पड़ेगा, और जो बच्चे हैं उनके लिए यहाँ पे एक अलग से एरिया है। और हाँ, आप लोगों को सिर्फ प्रेयर्स पे फोकस करना है, इसलिए अपने मोबाइल्स और बाकी के डिवाइसेस यहीं छोड़ के जाइए। व्हाट? फोन ले रहे हैं? ये स्कूल है क्या? जोहान इज फ्रीकिंग आउट इंटरनली। अब हम लोग क्या करें? लेकिन प्रीचर उससे हल्के से कहता है, जोहान तुम चिंता मत करो, मैंने और लोगों को भी इस बारे में बता रखा है। अगर वो लोग हमसे कांटेक्ट नहीं कर पाए तो वो हमें ढूंढने के लिए यहाँ पे जरूर आएंगे। और फिर जोहान की मॉम टोटली ब्रेन वॉश्ड कहती हैं, बच्चों जो ये लोग बोल रहे हैं वो भगवान के शब्द हैं, तुम्हें उनकी बात माननी चाहिए। एंड जस्ट लाइक दैट द अडल्ट्स एंड द किड्स आर सेपरेटेड। जाते जाते प्रीचर इशारों में जोहान को समझाता है, जोहान मैं इस मामले की तह तक जाने की कोशिश करूंगा, इसलिए तुम जहाँ पे भी रहो तुम बिल्कुल वहीं रहना, अपना और बाकी बच्चों का ध्यान रखना। जैक तो फुल कूल मोड में है। खैर जो भी हो, ये काफी ज्यादा मजेदार है क्योंकि अब अडल्ट्स लोग हमारे साथ नहीं है। दे एंटर द स्टूडेंट एरिया, जो बेसिकली एक टीन का बहुत बड़ा डब्बा है। अंदर जो पहले से बच्चे होते हैं, दे ऑल लाइक, ओ नए बच्चे यहाँ पे आ गए। सारे स्टूडेंट्स ने एक जैसी ड्रेस पहनी हुई होती है, मोस्टली मिडिल स्कूलर्स और कुछ एलिमेंट्री स्कूल के। सब अजीब से फ्रेंडली बन रहे हैं। वेलकम, अंदर आ जाइए, आप लोग मिडिल स्कूल में हो ना? बट जोहान को अभी भी कुछ ठीक नहीं लग रहा है। ही पुल जैक असाइड। हे जैक, क्या तुम मेरे साथ 2 मिनट के लिए बाहर आ सकते हो? मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। और फिर वो बॉम्ब गिराता है। मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ जैक, ये जो सारे के सारे लोग हैं, ऐसा हो सकता है कि ये कोई कल्ट हो। अ कल्ट यू गाइस। और जैक का रिएक्शन, ही पंचेस जोहान। वो जोहान का कॉलर पकड़ के चिल्लाता है, क्या कहा तुमने? ये कल्ट हो सकता है। जैक इज एंग्री नॉट बिकॉज ऑफ द कल्ट बट बिकॉज जोहान ब्रॉड मीरा इनटू दिस मेस। मैं तुमसे गुस्सा इसलिए हूँ क्योंकि मैंने कभी सोचा नहीं था जो इंसान मीरा को पसंद करता है वो मीरा को कभी ऐसी मुसीबत में डालेगा। बूम। जोहान इज शॉक। कैसे? तुम्हें ये बात कैसे पता चली? जोहान अपना ब्रेसलेट दिखाता है, वही ब्रेसलेट जो जोहान की मॉम ने उसे बचपन में दिया था। मुझे ये तब पता चल गया था जब तुमने अपनी मदर से 2 विशेस के लिए पूछा था, क्योंकि बचपन में तुमने भी 2 विश मांगी थी, तो इसलिए मैंने भी 2 विश मांगी थी। पहली कि मैं बॉक्सिंग चैंपियनशिप जीत सकूं, और दूसरा मैं मीरा को अपने दिल की बात बता सकूं। मुझे पता था कि तुम भी मीरा को पसंद करते हो, इसलिए मैं बहुत ज्यादा मेहनत करता रहा ताकि तुम मीरा को मुझसे छीन के ना ले जा सको। द टेंशन, द राइवलरी, द ब्रदरहुड, बट देन दे सॉर्ट ऑफ मेकअप। जैक लाइक अ ट्रू हीरो सेज, तुम चिंता मत करो, इस जगह को तुम मेरे ऊपर छोड़ दो, मैं मीरा और तुम्हारी दोनों की रक्षा करूंगा। अब जब ये दोनों भाई बन गए हैं, जैक की नजर उसी क्रॉस पे पड़ती है फ्रॉम द बिगिनिंग। वहां पे क्या है? मुझे लग रहा है वहां पे कुछ है, और दोनों उस क्रॉस की तरफ निकल पड़ते हैं। मीनवाइल मीरा बेचारी अकेले बैठी वेट कर रही है, वो दोनों अब तक वापस क्यों नहीं आए? तभी वो देखती है कि एलिमेंट्री स्कूल के बच्चे एक झुंड बना के कुछ कर रहे हैं। शी गोज टू देम कि बच्चों तुम क्या कर रहे हो? एंड दे से, हम फैसला लेने वाला गेम खेल रहे हैं। वो एक बड़े से कॉकरोच को उठाते हैं, उसकी टांग तोड़ देते हैं और कहते हैं इसको ऐसे खेला जाता है। ओह ग्रोस। मीरा इज हॉरिफाइड। बच्चों इसको नीचे रख दो, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। बट द किड्स गेट दिस क्रीपी लुक ऑन देयर फेसेस। हम ऐसा क्यों नहीं कर सकते? हम चुने गए बच्चे हैं, हम उन 666 लोगों में से हैं जिनको चुना गया है। माय गॉड, दीज किड्स आर क्रीपी। मीरा स्टार्ट्स बैकिंग अवे और पीछे एक बंदे से टकराती है। ये होता है हाई स्कूल का गंजा बच्चा। वो कहता है हमें मीरा के साथ भी ये गेम खेलना चाहिए। हाँ, क्योंकि मीरा भी उन लोगों में से है जो 666 लोग हैं जो चुने गए हैं। इनके पास एक डब्बे के अंदर बहुत सारी कॉकरोचेस बंद होते हैं। वो तकला कहता है हमारे पास बहुत सारे हैं तो इसको जल्दी से ट्राई करते हैं। मीरा चिल्ला के कहती है नहीं, मैं कुछ नहीं करने वाली। तभी एक और पागल लड़की आती है। क्या? नहीं, तुम सच में बहुत ज्यादा बदतमीज हो। तुम्हारा नंबर 60 है और मेरा नंबर 20 है। मैं यहाँ पे तुमसे पहले से आई हूँ, मुझे तुमसे पहले चुना गया है। ये लोग सच में मेंटली डिस्टर्ब्ड हैं। वो तकला मीरा का मुंह पकड़ता है और उसको जबरदस्ती खोलता है, और वो लड़की कॉकरोच उठा के मीरा के मुंह के अंदर देने की कोशिश कर रही होती है। शी होल्ड्स इट अप एंड सेज, ये रहा, चलो अब इसको खाओ। तो स्टोरी की शुरुआत में हम देखते हैं हमारे जैक और जोहान को जो चर्च की तरफ बढ़ रहे हैं, एंड दे सी समथिंग दैट मेक्स देम फ्रीज इन देयर ट्रैक। उनके सामने एक आदमी को क्रॉस पर टांगा हुआ है, बिल्कुल हॉरर मूवी की तरह। जोहान की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। इज ही डेड?
बट वो आदमी दर्द में कराहते हुए कहता है, यू गाइज यू हैव टू रन फ्रॉम हियर, जल्दी भागो। बट होल्ड ऑन, द सीन शिफ्ट्स और चीजें और भी ज्यादा स्कैरी हो जाती हैं। इनसाइड अ कंटेनर हमारी मीरा को कुछ हाई स्कूल के टकले गुंडे पकड़े हुए हैं, और पता है वो क्या करने की कोशिश कर रहे हैं? दे आर ट्राइंग टू फोर्स अ कॉकरोच इनटू हर माउथ। सीरियसली हाउ डिस्गस्टिंग कैन यू बी। अब जाहिर है ये हाई स्कूल के लौंडे और हमारे हीरोज अभी मिडिल स्कूल में, तो बेचारी मीरा हिल भी नहीं पा रही है, बस मन में प्रे कर रही है, प्लीज समवन हेल्प मी। एंड जस्ट देन लाइक अ सुपर हीरो हमारा जैक एंट्री मारता है। ही लैंड्स अ सॉलिड पंच और एक टकला दूर जाके गिरता है। देखो जैसे ही जैक ने उस क्रॉस वाले आदमी को देखा था ना, उसे समझ आ गया था कि जगह काफी डेंजरस है, इसलिए वो सबसे पहले भागकर मीरा के पास आया। हमारा जोहान अभी भी रास्ते में ही है, बिकॉज जैक इज जस्ट दैट फास्ट। जब तक जोहान वहां पहुंचता है, वो देखता है कि जैक अकेले ही उन तीनों हाई स्कूलर्स की धुलाई कर रहा है। मुक्कों की बारिश कर दी है हमारे जैक। तो जब इन गुंडों की हालत खराब हो जाती है, जोहान अपने मन में सोच रहा होता है, वाओ जैक इज सो फास्ट, सो रिलायबल, मीरा इज ऑल्सो स्ट्रॉन्ग, बट मैं कुछ भी नहीं हूँ। फिर जैक कहता है, मीरा भी हैव टू गो, ये कोई चर्च नहीं है। लेकिन तभी द वियर्डेस्ट थिंग हैपन। उन गुंडों के चेहरे से खून बह रहा है, बट फिर भी दे आर लाफिंग। सुपर क्रीपी राइट? जोहान कहता है, जैक ये लोग हंस रहे हैं। जैक चिल्लाता है, मीरा ये किसी अलग ही कल्ट के लोग हैं, दे वर्शिप अ डॉग गॉड। मीरा बेचारी टोटली कंफ्यूज्ड, क्या डॉग गॉड? और इससे पहले कि वो वहां से भाग पाते, एक जोरदार घंटी बजने लगती है। एंड गाइस गेट दिस, जैसे ही घंटी बजती, वो टकले गुंडे अपना सर जमीन पर पटकने लगते हैं, चैंटिंग डॉग गॉड, डॉग गॉड, डॉग गॉड। इसी बीच जोहान को एक आइडिया आता है। वो कहता है, मीरा सबका ध्यान अभी इस बेल पर है, दिस इज आवर ओनली चांस टू एस्केप, चलो मॉम और प्रीचर को भी लेके आते हैं। सीन शिफ्ट होता है उस जगह जहां सब प्रेयर के लिए इकट्ठे हुए हैं। एंड गेस व्हाट, स्टेज पर एक कुत्ता बैठा है और सारे लोग इंक्लूडिंग जोहान्स मॉम उसके सामने जमीन पर अपना सर पटक रहे, चिल्ला रहे, डॉग गॉड, डॉग गॉड। जोहान की मॉम तो पूरी तरह से ब्रेन वॉश हो चुकी है। वो रो रो के कह रही है, प्लीज मेरी आंखें खोल दो, मेरे बच्चे को अपना आशीर्वाद दो, मैं अपने सारे पैसे ले आई हूँ, प्लीज मुझ पे दया करो। The only person not banging his head is the preacher, जिसके चेहरे पर एकदम What the hell is going on here वाला एक्सप्रेशन। तभी हमारा हीरो जैक चर्च की छत पर चढ़ जाता है और एक छोटा सा पत्थर मार के प्रीचर को इशारा करता है, कम आउटसाइड, अभी यहाँ कोई नहीं है। एंड द ग्रेट एस्केप बिगिंस। प्रीचर ने मीरा को अपने कंधे पर उठा रखा है और साथ में जैक और जोहान भी भाग रहे हैं। भागते भागते प्रीचर कह रहे हैं, ये लोग सच में एक कुत्ते की पूजा कर रहे हैं, द डेविल इज प्लेइंग अ बिग गेम विद देम। सॉरी बच्चे, मैं तुम्हारी माँ को नहीं ला पाया। पर जैक उससे बताता है कि उनके पास एक विटनेस है, एक जर्नलिस्ट जिसके पास यहाँ हो रही सारी हरकतों का सबूत है। फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि जब जैक और जोहान ने उस क्रॉस पर लटके आदमी को बचाया था, उसने उन्हें बताया था कि वो एक जर्नलिस्ट है। वो यहाँ इस कल्ट को एक्सपोज करने आया था और उसने एक बैग में सारे सबूत इकट्ठे कर लिए। लेकिन इससे पहले कि वो निकल पाता, कल्ट वालों ने उसे पकड़ के क्रॉस पर लटका दिया। उसने ही प्लान बनाया था कि जब बेल बजेगी तो सब लोग उसी जगह पर मिलेंगे। बैक टू द प्रेजेंट, सब लोग उस जगह मिलते हैं, लेकिन जर्नलिस्ट प्रीचर को देखते ही शॉक हो जाता है। वो प्रीचर की तरफ इशारा करके कहता है, तुम इस कल्ट के लीडर को अपने साथ ले आए हो। एंड जस्ट लाइक दैट प्रीचर के चेहरे पर एक डेविलिश स्माइल आ जाती है। वो मीरा को पकड़ लेता है और कहता है, थैंक यू सो मच फॉर टेलिंग मी दिस जर्नलिस्ट इज हियर, इट वाज अ ट्रैप। जैक चिल्लाता है, मीरा छोड़ दो उसे। The journalist tries to run, but the preacher coolly says, "You think you can escape my paradise? Get them, my children." और 5-6 खूनख्वार कुत्ते उनके पीछे भागते हैं। The journalist तो भाग जाता है, but हमारे हीरोज जैक, जोहान और मीरा पकड़े जाते हैं। After all, जैक एक अच्छा फाइटर हो सकता है, but इतने सारे लोगों और उन खतरनाक कुत्तों के सामने वो भी क्या ही कर लेता। रात का सीन है, प्रीचर गुस्से में है क्योंकि वो जर्नलिस्ट अभी तक नहीं मिला और ना ही वो बैग जिसमें सारे सबूत। उसने हर तरफ पहरा लगा दिया है। वो कहता है, उस जर्नलिस्ट को ढूंढना ही होगा, बट फर्स्ट इन क्रिमिनल्स को सजा देनी पड़ेगी। और वो जैक, मीरा और जोहान की तरफ देखता है जो एक पिंजरे में बंद है। भीड़ में खड़ी जोहान की माँ अपने बेटे को पहचान लेती है, जोहान ये तो तुम हो बेटा। पर प्लॉट ट्विस्ट, हम देखते हैं कि जमीन पर मीट का एक टुकड़ा पड़ा है जिसे खाकर वो सारे सर्च करने वाले कुत्ते बेहोश हो गए हैं। ऐसा लगता है हमारा जर्नलिस्ट भी कोई कम खिलाड़ी नहीं है। उधर जोहान की माँ चुपके से पिंजरे के पास जाती है, मेरे बेटे मैं तुम्हें यहाँ से निकाल लूंगी, सारे कुत्ते सो रहे हैं, ये पिंजरा खुला है। वो पिंजरे में हाथ डालकर अपने बेटे का चेहरा छूती है, पर तभी उसे एहसास होता है दिस इज नॉट जोहान्स फेस, इट्स द प्रीचर। द प्रीचर उसकी माँ का हाथ पकड़ लेता है और कहता है, मुझे लगता है इसकी माँ भी बिल्कुल इसी की जैसी है, लगता है हमें इन सारे के सारे लोगों को सजा देनी पड़ेगी। एंड कट, व्हाट अ क्लिफ हैंगर। तो स्टोरी शुरू होती है एक फ्लैशबैक। हमारे जोहन और जैक जब छोटे छोटे क्यूट एलिमेंट्री स्कूलर्स। जैक जो बचपन से ही बॉक्सिंग का स्टार था, अपने कुछ किलर मूव्स जोहन को दिखा रहा। जोहन आंखें बड़ी करके कहता है, वो दैट वाज अमेजिंग जैक। जैक फुल ऑन एटीट्यूड में कहता है, इसको द जैक कहते हैं, ट्राई करेगा।
और यही दोस्तों हमें पता चलता है कि हमारा जोहन कोई आम बच्चा नहीं है, वो एक लिविंग ब्रीदिंग कॉपी मशीन है। जोहन ने बस जैक को देखकर ही सारे मूव्स कॉपी कर लिए और 2 बच्चों को धो भी डाला। वो बेचारे रोते रोते टीचर के पास जाते हैं, टीचर जोहन ने मारा। टीचर ने जोहन को बुलाया, जोहन सेओंग क्यों मारा इनको? जोहन सीधा सा जवाब देता है, वो जो मेरा मजाक उड़ा रहे थे। बस हो गया कांड। टीचर ने सीधा जोहन की मॉम को फोन करके स्कूल बुला लिया। बेचारी जोहन की मॉम स्कूल आकर टीचर से माफी मांग रही है, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। अपनी मॉम को ऐसे देखकर जोहन को उनकी बात याद आती है। उन्होंने कहा था, बेटा किसी भी झगड़े में मत पड़ना, हम बहुत गरीब हैं, मेरी आंखें भी ठीक नहीं है और काम भी ठीक से नहीं चल रहा है, प्लीज बेटा कोई मुसीबत मत लाना। यार सोचो उस बच्चे के दिल पे क्या बीती होगी। बचपन से ही फाइटिंग का टैलेंट होने के बावजूद वो हमेशा चुप रहता था, सिर्फ अपनी फैमिली और अपनी मार की चिंता में। फास्ट फॉरवर्ड, जोहन अब 15 साल का है, स्कूल से घर आता है, चेहरे पर मार के निशान। कुछ लड़कों ने मिलकर उसे बहुत पीटा, लेकिन अपनी माँ के वादे की वजह से उसने पलटकर जवाब तक नहीं दिया। उसकी मॉम उसका चेहरा देखकर परेशान हो जाती है और तभी वहाँ पे एंट्री होती है उस कहानी के विलेन की, द प्रीचर की। वो कहता है, लगता है जोहन हाथ से निकलता जा रहा है। उसकी मॉम बेचारी और भी टेंशन में आ जाती हैं, कहती हैं पता नहीं उसे क्या परेशानी है, मैं उसे ऐसे नहीं देख सकती, मुझे बहुत दुख होता है। मतलब कैन यू इमेजिन, वो रोज पिटकर घर आता था जबकि वो उन सब को आराम से धुला सकता था सिर्फ अपनी माँ के लिए। और ये सब उस टाइम की बात है जब उसकी मॉम ऐसी नहीं थी और प्रीचर भी उनके साथ अच्छे से रहता था। यही प्रीचर एकदम मौके पे चौका मारते हुए उसकी मॉम के कंधे पर हाथ रखता है और कहता है, बहन मैं एक नया चर्च खोल रहा हूँ, चलो साथ में प्रेयर करते हैं। बेचारी जिंदगी की मुश्किलों से तंग आकर उसके साथ चली जाती। लेकिन ट्विस्ट ये है कि वो जगह कोई चर्च नहीं थी, ये उस प्रीचर का अड्डा था जहाँ पे वो लोगों को बहला फुसला के अपने जाल में फंसाता था। और हाँ, जोहन की मॉम के साथ जो कुछ भी हुआ था उसके पीछे इसी हरामी का हाथ था। इसी ने जोहन की पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी। वहाँ पे 2-3 लोग और थे जो पहले से ही प्रीचर के साथ मिले हुए थे। वो एक अजीब सी अगरबत्ती जलाता है जिसके धुएं से सबको नशा हो जाता है, एकदम इल्यूजन वाला ट्रिप। ये बेसिकली एक नशा था जो सीधा दिमाग पे असर करता था। प्रीचर पूछता है, कैसी लगी इसकी महक? जोहन की मॉम नशे में कहती है, हाँ मेरा मूड अच्छा हो रहा है। और जैसे ही नशा पूरा चढ़ता है उन्हें इल्यूजन होता है कि उनके सामने भगवान है। वो रोते हुए कहती हैं, मैं देख सकती हूँ, मैं सब साफ साफ देख सकती हूँ, मैं भगवान को देख सकती हूँ। प्रीचर अपना प्रोपोगेंडा शुरू कर देता है, अच्छे लोगों के साथ अच्छा ही होता है, इस जगह को भगवान ने कुत्तों की मदद से चुना है और मैं यहाँ का मसीहा हूँ। और सबसे बड़ा झटका, जिसे जोहन की मॉम भगवान समझ रही थी वो असल में एक कुत्ते की मूर्ति थी जो दीवार पर चिपकी हुई थी। ये प्रीचर भगवान के नाम पे पाखंड फैला रहा था, नशे का इस्तेमाल करके लोगों को कुत्तों की पूजा करवा रहा था। अनबिलीवेबल। इसी इंसिडेंट के बाद जोहन की मॉम की हालत खराब होने लगी। सीन वापस घर आता है जहाँ पे वो दीवानों जैसी हरकतें कर रही हैं और जोहन बेचारा उसी प्रीचर को उनकी मदद के लिए घर ले आता है। उसकी मॉम चिल्ला रही होती है, डॉग गॉड वो मुझे ठीक कर देंगे, मुझे एडन जाना है। और ये प्रीचर ऐसी एक्टिंग करता है जैसे उसे कुछ पता ही ना हो। ऊपर से उसने उनके दिमाग में ये भी डाल दिया था कि तुम्हारे बेटे पर शैतान का साया है और वो जल्द ही मर जाएगा। सोचो उस माँ पर क्या बीत रही होगी जिसे लगता है कि एडन जाकर ही उसका बेटा बच सकता है और उसके घर की हालत ठीक हो सकती है। और सबसे दुख की बात तो ये है कि जोहन को इसके बारे में कुछ भी नहीं पता है। अब सीन प्रेजेंट में आता, प्रीचर का असली चेहरा सबके सामने है। जोहन की मॉम को एक क्रॉस पर लटका दिया गया है और नीचे जैक, जोहन और मीरा को बांध कर रखा गया। चारों तरफ वही ब्रेन वॉश लोग हैं जो चिल्ला रहे हैं, मार दो इन्हें, जान से मार दो। मीरा उन लोगों को पहचान जाती है, ये वही लोग हैं जो उसके बचपन में चर्च आया करते थे। मतलब इस प्रीचर ने उस नशे की मदद से सबको अपने डॉग गॉड कल्ट में कन्वर्ट कर दिया था। फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि जब जोहन की मॉम ने प्रीचर को बताया था कि जैक और मीरा भी साथ आ रहे हैं तो वो पहले घबरा गया था। वो सोचता है, शिट, अगर सिर्फ तुम और तुम्हारा बेटा गायब होते तो किसी को फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इनके साथ कुछ हुआ तो मैं फंस सकता हूँ। लेकिन जैसी उसकी गंदी नजर मीरा पर पड़ती है उसके इरादे बदल जाते हैं और वो उन्हें भी खुशी खुशी साथ ले आता है। जो कुछ भी अब तक हुआ था, जैक को कुत्तों से बचाना, वो सब उसकी एक्टिंग और प्लान का हिस्सा था। वापस प्रेजेंट में प्रीचर मीरा के बाल पकड़कर उसे घसीटते हुए ले जा रहा होता है, इनको सजा देने की तैयारी करो। जैक मीरा को इस हालत में देखकर गुस्से से पागल हो जाता है। भले ही उसे 3-4 लोगों ने पकड़ा हुआ है, वो एक के सर पर हेडबट मारता है और दूसरे को लात से गिरा देता है चिल्लाते हुए, मीरा। लेकिन उसके हाथ बंधे होने की वजह से वो लोग उसे मारकर जमीन पर गिरा देते हैं। जोहन ये सब देखकर बस शॉक में खड़ा है, हाथ उसके भी बंधे हैं। एक आदमी आगे बढ़कर कहता है, मसीहा के मुताबिक इन पर वही पत्थर फेंकेगा जो पाप मुक्त है, ये औरत शैतान की बीवी है, सब इस पर पत्थर मारो। अब सिचुएशन ये है कि जोहन की मॉम क्रॉस पर, लोग पत्थर मारने को तैयार, जैक जख्मी जमीन पर और मीरा उस प्रीचर के साथ एक कमरे में। जोहन अपने दिमाग में सोचता है, क्या ये सब एक सपना है या सच है? मैंने अपनी मॉम को खो दिया, प्रीचर ने धोखा दिया, जैक और मीरा, मैंने सबको खो दिया।
ये सब मेरी मॉम की गलती है। आई हेट हर। मैं मॉम से नफरत करता हूँ। उसकी मॉम क्रॉस पर लटकी हुई कमजोर आवाज में आंसुओं के साथ कहती है, मुझे माफ कर दो बेटा। तभी एक पत्थर आकर उनके सर पर लगता है और फिर पूरा आसमान पत्थरों से भर जाता है। सब उनकी तरफ आ रहे होते हैं, लेकिन अचानक एक आवाज आती है, रुक जाओ। और हम देखते हैं जोहान अपनी माँ के आगे खड़ा है। उसने हवा में ही सारे पत्थरों को अपने मुक्कों से रोक दिया है। उसके हाथ रस्सियों से आजाद है और उनसे खून बह रहा है। जैक जमीन पर पड़ा हुआ ये देखकर शॉक में, ये तो वही फाइटिंग पोस्टर है जो मैं इस्तेमाल करता हूँ। उसे बचपन की बात याद आती है, कैसी जोहन ने सिर्फ देखकर ही उसके सारे मूव्स कॉपी कर लिए थे। जैक को तभी समझ आ गया था कि जोहन कितना बड़ा मॉन्स्टर है। उसी दिन से जैक ने बहुत मेहनत की ताकि वो जोहन से आगे निकल सके। जमीन पर पड़ा हुआ जैक सोचता है, मुझे लगा था मैं उससे बेहतर बन चुका हूँ। मैंने इतनी ज्यादा मेहनत की, लेकिन फिर भी मैं उससे आगे नहीं निकल पाया। उसने मेरे सारे मूव्स कॉपी कर लिए। मैं इसे कभी नहीं हरा पाऊंगा। तभी जैक चिल्लाकर जोहन को कहता है, अबे ढक्कन, यहाँ के मुझे खोल, हमें जल्दी से मीरा को बचाना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पिक्चर दिस, योहान हमारा ट्रैजिक हीरो अपनी माँ के लिए एक ह्यूमन शील्ड बन जाता है। वो सारे पत्थर खुद पर ले लेता है जो उसकी माँ को लगने वाले थे। फिर वो जैक को आजाद करवाता है और तीनों, योहान, जैक और मॉम, वहां से भाग निकलते हैं। एक बिल्डिंग के अंदर घुसकर दरवाजा लॉक कर लेते हैं, जबकि बाहर वो पागल लोगों की भीड़ चिल्ला रही है, दरवाजा खोलो शैतानो। कैन यू फील द टेंशन? लेकिन मिशन अभी खत्म नहीं हुआ है। मीरा अभी भी उसी बिल्डिंग में फंसी हुई है। तो योहान और जैक, हमारे नाइट्स इन शाइनिंग आर्मर, मीरा को बचाने के लिए आगे बढ़ते हैं। रास्ते में कुछ गुंडे मिलते हैं, बट आप बॉयज उनकी अच्छे से धुलाई करते हैं। फिर आते हैं 3 और तगड़े अडल्ट्स जो उन्हें जलाकर मारने की धमकी देते हैं। जैक पूरे जोश में चिल्ला रहा होता है, मेरे सामने से हट जाओ, लेकिन उसके पलक झपकाने से पहले ही वूश, योहान एक बुलेट की रफ्तार से उसके पास से निकलता है। नॉर्मली तो योहान लड़ाई से दूर रहता है, लेकिन आज नहीं। आज उसके दिमाग में सिर्फ एक ही नाम है, मीरा। वो फुल ऑन बीस्ट मोड में है। एंड गेस व्हाट, उसने फिर से जैक की टेक्निक्स कॉपी कर ली है। जैक बस देखता रह जाता है, मन में सोचता हुआ, इसने मेरी टेक्निक्स दोबारा से कॉपी कर ली। वो योहान पर चिल्लाता है, अगर मीरा को कुछ हो गया तो मैं तुझे जान से मार डालूंगा। द ड्रामा यू गाइज। फाइनली उन्हें वो रूम मिल जाता है जहां प्रीचर ने मीरा को रखा है। दरवाजा तोड़कर जैसे ही वो अंदर जाते हैं, उनके होश उड़ जाते हैं। पूरा कमरा खतरनाक कुत्तों से भरा हुआ है और एक कोने में वो डिस्गस्टिंग प्रीचर मीरा के साथ है और अपने कपड़े उतार रहा है। वो सोचा भी नहीं जाता कि उसके गंदे दिमाग में क्या चल रहा है। जैक तो ये देखते ही अपना आपा खो बैठता है। वो चिल्लाते हुए आगे बढ़ता है, तू साले, लेकिन एक कुत्ता उस पर झपटता है। लकीली योहान उसे टाइम पर पीछे खींच लेता है और वो प्रीचर, वो बस हंस रहा है और उन्हें ताने मार रहा है, अपने कुत्तों को इनाम दे रहा है और हमारे बॉयज को उनका खाना बनाने की धमकी दे रहा है। जैसे ही वो घटिया प्रीचर अपने कुत्तों को अटैक करने का ऑर्डर देने वाला होता है, हमारी बहादुर मीरा उसकी टांग पर जोर से काट लेती है। वो उसे लात मारकर दूर करता है और उसे कुतिया कहता है। ये देखकर जैक और योहान का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है, लेकिन मीरा उन्हें चिल्लाकर रोक देती है। नहीं, कुत्ते उन पर झपटने ही वाले होते हैं कि अचानक सब रुक जाते हैं। सबके सब बस बैठ जाते हैं और अपनी पूंछ हिलाने लगते हैं। What? और पीछे से आवाज आती है, बहुत अच्छे, ऐसे ही बैठे रहो। एंड गेस हु इट इज? इट्स योहान्स मॉम। क्या सरप्राइज एंट्री है। उसके हाथ में एक बाल्टी है जिसमें एक अजीब सा लिक्विड है जो इन कुत्तों को कंट्रोल करने का सीक्रेट फॉर्मूला निकलता है। माइक ड्रॉप मोमेंट, राइट? योहान की माउस प्रीचर को कहती है, तुम कोई मसीहा नहीं हो। वो क्रीप घबरा जाता है और उसकी तरफ मीट फेंकने की कोशिश करता है ताकि कुत्ते उस पर हमला कर दे, लेकिन मीरा, हमारी स्मार्ट कुकी, उस मीट की बाल्टी को गिरा देती है। और फिर इन द मोस्ट बैडएस मूव एवर, योहान की माँ अपनी बाल्टी का सारा लिक्विड उस प्रीचर के ऊपर फेंक देती है। वो कहती है, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन मैं तुम्हारी आवाज साफ सुन सकती हूँ और अब मैं इन कुत्तों को तुम्हें ऑफर करती हूँ। ओह द बर्न। कुत्तों को वो लिक्विड इतना पसंद है कि वो फौरन अपने ही मालिक पर टूट पड़ते हैं। टॉक अबाउट पोएटिक जस्टिस। ठीक उसी वक्त पुलिस आ जाती है जिसे उस जर्नलिस्ट ने बुलाया था। प्रीचर अरेस्ट हो जाता है और उसके सारे ब्रेन वॉश्ड फॉलोअर्स, जिसमें योहान की माँ भी शामिल है, रिहैब भेज दिए जाते हैं। सीन चेंज। मीरा जैक के कंधे पर सर रखकर रो रही है। योहान की माँ उसे पुकार रही है, योहान योहान, लेकिन वो गायब हो चुका है। ऐसा महसूस करते हुए जैसे उसने अपना सब कुछ खो दिया है, वो वहां से चुपचाप चला जाता है। फास्ट फॉरवर्ड 1 ईयर, हम एक ग्रैंड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में है। एक कॉर्नर में है राइजिंग स्टार, अ मिडिल स्कूल सेंसेशन जैक किम, और उसका ओपोनेंट एक मिस्टीरियस फाइटर जिसका कोई रिकॉर्ड नहीं है, कोई जिम नहीं, कोई स्कूल नहीं। नाम है योहान सॉन्ग।
OMG, जैक बिल्कुल स्टन्ड है। वो पिछले 1 साल से योहान को ढूंढ रहा था। उसे लगा शायद वो मर चुका है, और वो जानता है दिल ही दिल में कि योहान यहाँ क्यों आया है। वो मीरा के लिए आया है। मीरा भी योहान को 1 साल बाद देखकर बहुत खुश लग रही है। रिंग में टेंशन इतनी है कि चाकू से काट सकते हो। जैक योहान को कहता है, मैं तुमसे हारने नहीं वाला। विश ब्रेसलेट अभी तक मेरे हाथ में है। मेरे जीतने के 100% चांस है। घंटी बजती है और इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, योहान लाइट की स्पीड से जैक पर हमला करता है। क्राउड हैरान है। जैक खुद चौंक जाता है, लेकिन प्लॉट ट्विस्ट, वो उस पंच को डॉज कर लेता है। एक हल्की सी मुस्कान के साथ वो कहता है, काफी समय बाद मिल रहे हो योहान। तो सीन सेट हो चुका है। बॉक्सिंग रिंग के बीचों बीच 1 साल के लंबे इंतजार के बाद हमारा जोहान और जैक आमने सामने खड़े हैं, और जैसे ही घंटी बजती है, मैच शुरू होते ही वुश, जोहान एकदम बिजली की तेजी से जैक पर अटैक करता है। लेकिन होल्ड योर ब्रेथ, क्योंकि जैक उस अटैक से बच जाता है। जोहान की आंखें लिटरली फटी की फटी रह जाती है। कमेंटेटर भी हाइप हो जाता है, क्या कमाल की स्किल है जैक ली के पास, एक चैंपियन में यही तो होना चाहिए। जैक एकदम कूल अंदाज में जोहान से कहता है, पता नहीं पिछले 1 साल में तू कहाँ था या क्या कर रहा था, लेकिन डैम you've improved। जोहान भी स्मग स्माइल के साथ पलटवार करता है, तुम भी मेरे हमले से बच गए, लगता है तुम भी काफी सुधर गए हो, पर अब तक तो मैं सीरियसली अटैक कर भी नहीं रहा था। उफ, द ड्रामा। जैक कहता है, ओ तो अब तुम शो ऑफ भी करने लगे हो, बड़े हो गए हो जोहान। लेकिन मेरी अपनी एक अलग कहानी है। मैं ये मैच जीतूंगा और मीरा को बताऊंगा कि मैं उसे पसंद करता हूँ। ऑडियंस में बैठी मीरा ये सुन के खुशी से झूम उठती है, जोहान इतने टाइम से कहाँ था। जोहान बस चुपचाप जैक की बातें सुन रहा होता है, और अगले ही पल बैन, सीन कट, और हमारा जैक जमीन पर है, मुंह से खून निकल रहा है, कंप्लीटली अनकॉन्शियस। पूरा स्टेडियम सन्नाटे में। जोहान ने उसने जैक को इतनी आसानी से हरा दिया है। नीचे पड़े जैक को देखकर जोहान कहता है, तुम उतने भी फास्ट नहीं हो जैक। कमेंटेटर चिल्ला रहा है, अनबिलीवेबल, जैक ली इज नॉक्ड आउट। जमीन पर पड़ा जैक बस यही सोच रहा होता है, मीरा मुझे देख रही है लेकिन मैं हिल भी नहीं पा रहा हूँ। और फिर अ मोमेंट दैट स्टिंग्स मोर देन एनी पंच। जोहान अपना हाथ आगे बढ़ाता है और जैक से पूछता है, क्या तुम ठीक हो? रिंग अ बेल। ये बिल्कुल वही सीन है जो बचपन में होता था। जब भी जोहान पिटता था, जैक उसे बचाता था और आके यही कहता था, क्या तुम ठीक हो, और अपना हाथ देकर उठाता। तब जोहान को बहुत बुरा लगता था, क्योंकि मीरा ये सब देखती थी और दोनों में से कोई भी मीरा के सामने कमजोर नहीं दिखना चाहता था। अब जब जोहान वही चीज जैक के साथ करता है तो जैक कहता है, मेरी तरफ मत देखो। जोहान एकदम विकेट स्माइल के साथ कहता है, तो अब समझ आया ये कैसा लगता है। जोहान ने अपने अंदर की सारी भड़ास जैक पर निकल दी। इसी बीच हमारी मीरा बेचारी रिंग की तरफ भाग रही होती है, जोहान तुम इतने समय तक कहाँ थे? लेकिन जोहान तो तब तक रिंग से निकल चुका होता है, कोल्ड एज आइस। मीरा पागलों की तरह उसे ढूंढने लगती है, और तभी उसकी नजर जोहान पर पड़ती है, जो किसी और बंदे के साथ जा रहा होता है। जोहान रुको, वो चिल्लाती है, लेकिन जोहान उसे कंप्लीटली इग्नोर करके आगे बढ़ जाता है। जोहान के साथ वाला बंदा उससे पूछता है, मैं हैरान हूँ, सोचा नहीं था तुम जीत जाओगे, कोई पछतावा है? जोहान का जवाब एकदम पत्थर दिल, नहीं कोई पछतावा नहीं, मेरे कोई दोस्त नहीं है। पास में एक कुत्ते के सर पर हाथ फेरते हुए वो कहता है, बस अब यही मेरी जिंदगी में बचा है, मैं बस कामयाब होना चाहता हूँ। बेचारी मीरा बस देखती है जाती है। जोहान फिर से मेरी नजरों से गायब हो गया और मैं उसे रोक नहीं पाई। इस हार का सदमा जैक पर इतना गहरा होता है कि भाई ने उस दिन के बाद से बॉक्सिंग ही छोड़ दी। जब वो हाई स्कूल में एडमिशन लेता है तो कुछ लड़के उसे बुली करने की कोशिश करते हैं, सुना है तुम मिडिल स्कूल बॉक्सिंग में सेकंड आए थे, हमारा हेयर स्टाइल भी कॉपी कर लिया। जैक बस एक स्माइल देता है और अगले सीन में उन बंदों की ऐसी धुलाई होती है कि उन्हें होश नहीं रहता। वो आपस में बात कर रहे होते हैं, पता भी नहीं चला उसने हमें कब मारा, चलो हम ही अपना हेयर स्टाइल बदल लेते हैं। जैक के पंचेस इतने फास्ट थे कि किसी को दिखते भी नहीं थे, पर मीरा को ये सब बिल्कुल पसंद नहीं था। उसकी दोस्त उससे कहती है, तुम जैक को डेट क्यों नहीं करती? मीरा कहती है, नहीं वो हमेशा लड़ता रहता है। मीरा को इस बात का बुरा लगता था कि जैक जो मिडिल स्कूल में इतना कमाल का बॉक्सर था, उसने बॉक्सिंग छोड़कर अपनी लाइफ गोललेस बना ली थी। लेकिन अब हम प्रेजेंट में वापस आते हैं। पूरे 2 साल बाद जैक वापस अपने बॉक्सिंग जिम में है। अपने कोच से वो कहता है, शुक्रिया कोच, आपने सही कहा था, मुझे अपनी आत्मा, अपना शरीर, सब कुछ बॉक्सिंग में झोंकना पड़ेगा। उसी जिम में एक दूसरा बंदा जैक को पहचान लेता है, अरे ये तो वही डॉग बॉर्ड वाले किस्से से फेमस हुआ लड़का है ना,
और जब मीरा को पता चलता है कि जैक ने बॉक्सिंग दोबारा शुरू कर दी है तो वो बहुत खुश हो जाती है। थैंक गॉड, क्योंकि बॉक्सिंग ही जैक की जिंदगी थी। सीन शिफ्ट होता है। सुबह सुबह जैक रनिंग कर रहा है अपने आप से बातें करते हुए। बॉडी फैट कम करना पड़ेगा, बाल भी कटवाने चाहिए, मिस यंग के शॉप पर जाना चाहिए। भले ही वो अब देख नहीं सकती पर उनसे बाल कटवा कर अच्छा लगता है। FYI, मिस यंग जोहान की ही मॉम है। प्रैक्टिस के दौरान अचानक उसकी नजर मोटे वाले डैनियल पर पड़ती है जो उसे घूर रहा होता है। जैक कहता है चल निकल यहाँ से, मैं बिजी हूँ। तभी वहाँ एंट्री होती है वास्को की। जैक तुम भी यहाँ वर्कआउट कर रहे हो, बहुत बढ़िया। वास्को फिर डैनियल से कहता है चलो डैनियल आज 10 किलोमीटर एक्स्ट्रा भागेंगे। जैक हैरान है, वास्को इस मोटे को जानता है, ये लोग वर्कआउट पार्टनर्स हैं। जैसे ही वास्को और डैनियल भागने लगते हैं, डैनियल अपने मन में जैक के मूव्स को याद करता है। जैक पहले से भी फास्ट हो गया है, वो सोचता है, और बिल्कुल वही मूव कॉपी करने की कोशिश करता है जो जैक कर रहा था। एंड गेस व्हाट, जैक ये देख लेता है, उसके होश उड़ जाते। ये तो बिल्कुल वही अटैक है, इसने पूरा का पूरा कॉपी कर लिया। उसको एकदम से जोहान की याद आ जाती है, द ओरिजिनल कॉपी जीनियस। अब सीन शिफ्ट होता है जोहान की मॉम की शॉप पर। वो बेचारी अब ठीक से देख नहीं सकती, लेकिन फिर भी एक कस्टमर के बाल काट रही है। जैक इतने टाइम बाद आए, डर मत, मैं तुम्हारा कान नहीं काटूंगी। क्या तुम्हें जोहान की कोई खबर मिली? मेरा बच्चा पत्थर दिल बन गया है, एक बार भी अपनी माँ से मिलने नहीं आया। बस मेरी एक ही दुआ है, वो जहाँ भी रहे ठीक रहे। लो तुम्हारे बाल कट गए, तुम इतने शांत क्यों हो जैक? लेकिन गाइज अ बिग ट्विस्ट, जिसके बाल कट रहे थे वो जैक नहीं बल्कि खुद जोहान था। आंसुओं में डूबा हुआ, लेकिन एक लफ्ज नहीं बोल रहा ताकि उसकी माँ उसे पहचान ना ले। वो वहां पर 10,000 का एक चेक छोड़कर चुपचाप चला जाता है। बाहर वही मिस्टीरियस बंदा उसे मिलता है। चलो यहाँ से, अब यहाँ कुछ नहीं बचा। जोहान कहता है अपनी मदर को बाय नहीं बोलोगे? जोहान अपने कुत्ते ईडन की तरफ इशारा करके कहता है बस अब यही मेरी फैमिली है। और फिर द बिगेस्ट रिवील ऑफ द चैप्टर, ये मिस्टीरियस बंदा और कोई नहीं बल्कि गन है, द किंग मेकर। हमारा जोहान अब गन के साथ मिलकर एक अलग ही लीग में पहुंच चुका है। गन उसे कहता है बॉक्सिंग को भूल जाओ और पैसे कमाने पर ध्यान दो। मुझे अभी 4 सबसे बड़ी गैंग्स को मिलाना है, और उन 4 गैंग्स में से एक गैंग का लीडर है हमारा जोहान, जिसकी गैंग का नाम है गॉड डॉग। जोहान बस यही सोच रहा है, मुझे बहुत सारे पैसे कमाने हैं ताकि मैं अपनी माँ को उस गरीबी से निकाल सकूं। और फाइनल सीन में हमारी गॉर्जियस क्रिस्टल अपने बबल बात में सोच रही है उस लड़की की बात। डार्लिंग तुम्हारे पास 2 बॉडीज हैं। वेट अ मिनट, क्रिस्टल के दिमाग की बत्ती जलती है। कहीं डैनियल के पास भी मेरी तरह 2 बॉडीज तो नहीं? मुझे इसकी तह तक जाना पड़ेगा। द प्लॉट जस्ट गॉट अ लॉट थिकर। तो दोस्तों अब असली खेल शुरू होगा, क्योंकि क्रिस्टल को डैनियल के डबल रोल का राज पता चलने ही वाला है। इस सीरीज के सारे पार्ट्स देखने के लिए चैनल की प्लेलिस्ट चेक करना मत भूलना। कमेंट करो नेक्स्ट मैनवा का नाम जो आप देखना चाहते हो, और इस मैनवा के नेक्स्ट पार्ट के लिए स्क्रीन पे आए हुए लाइक्स एंड कमेंट का टारगेट कंप्लीट कर दो।